कार खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ हम अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से अजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। बाजार में पिछला हफ्ता थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 19,500 को बचाने का संघर्ष हो रहा था, हालांकि 19,600 के ऊपर हमने लेवल देखे। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा छोटा हफ्ता है, चार्ट ट्रेडिंग सत्र ही है और आज हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं मंगलवार से। उम्मीद करेंगे सब मंगल होगा, क्योंकि क्रूड के हमने देख रहे हैं कि भाव नीचे आए हैं, $90 के आसपास आ गए, एक थोड़ी सी राहत है। लेकिन क्या एफआईआईज की जो बिकवाली है लगातार, क्या वो मूड खराब करेगी बाजारों को, ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अच्छे आंकड़े भी निकल रहे हैं, जो सितंबर तिमाही के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं कि बाजार पे 4 सबसे अहम ट्रिगर कौन से हैं। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए हम कमाई के ढेर सारे ट्रेड्स भी आज के सत्र में, आज के इस शो में हम खोजने वाले हैं। डाउ हालांकि दूसरे दिन कमजोरी के साथ जरूर बंद हुआ, लेकिन अच्छी चीज ये रही है कि नीचे से 200 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने देखी है और नेस्डेक में हमने बढ़त देखी है टेक शेयरों के दम पर। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 19,575 के आसपास है, इस पर नजर रखनी होगी। क्रूड गिरकर $90 के आसपास आ गया है, यानी कि $97 के हमने आसपास के भाव देखे। वहां से एक ठीक ठाक हम कहेंगे कि हमें राहत मिलती दिख रही है। हालांकि एफआईआईज को लेकर चिंताएं हैं, लगातार 90 सत्र में बिकवाली का आंकड़ा आया है। ऑटो बिक्री की अगर हम बात करें तो M&M, हीरो मोटो की अच्छी बिक्री रही है। मारुति के आंकड़े जो हैं वो निराश करने वाले हैं, लेकिन कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। वेदांता ने अपने कंपनी को 6 हिस्सों में बांटने का, 6 कंपनियों बांटने का फैसला किया है। तो एक मेगा डीमर्जर, आपको कंपनी के बारे में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है वो भी समझेंगे। और इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक समेत तमाम कंपनियों के सितंबर तिमाही के अपडेट्स भी आए हैं। इन अपडेट्स का भी हम जायजा लेंगे और समझेंगे कि कहां से क्यूज अच्छे हैं, कहां से थोड़े से निराश करने वाले हैं। सीधे चलेंगे अजय के पास और समझते हैं कि इस वक्त डोमेस्टिक क्यूज वो कैसे दिख रहे हैं। अजय, अगर हम इंटरनेशनल अगर फ्रंट्स की बात करें तो डाउ में रिकवरी हम कहेंगे वो ठीक ठाक है, हालांकि दूसरे दिन कमजोरी है, लेकिन क्रूड निश्चित तौर पर थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने वाला लग रहा है आपको। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। जी हाँ, ग्लोबल क्यूज में अगर आप कह सकते हैं सिर्फ इंडेक्स वॉचर हैं आप, तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। लेकिन कौन होता है पूरे बाजार में इस समय? सिर्फ इक्विटी के अलावा मनी मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है। यूएस यील्ड्स को देखिए, लगातार 4.5% के ऊपर बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 107 पे पहुंच चुका है। में इक्विटीज का आउट परफॉर्म करना या बहुत आपका बड़े बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करना वो शायद उचित ना हो, क्योंकि ये जो महीन बातें हैं बाजार की वो ये दिखा रही हैं कि रिस्क ऑन का माहौल नहीं है, रिस्क ऑफ का माहौल है। हाँ, आप कह सकते हैं कि यूएस पीसीई जो डेटा होता है और यूरोजोन का कोर इन्फ्लेशन डेटा, यूएस का पीसीई डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो डेटा होता है जो यूएस फेड बहुत क्लोजली देखता है। तो वो डेटा फ्राइडे को आया था, वो थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहा है, तो धीमा होता हुआ नजर आ रहा है, जो अच्छी बात है। यूरोजोन का कोर इन्फ्लेशन भी नंबर नीचे होके आया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मनी मार्केट में कोई कमी नहीं आई। ये यूएस यील्ड्स बढ़ के बंद हुई और डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास बैठा हुआ है। ये महीना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्रिस्टीन लगार्ड और पावल साहब की कमेंट्री आएगी और ज्यादातर ये व्यू बन के आ रहा है कि शायद पॉज के बाद एक और रेट हाइक इस साल बन सकता है। बाजार, यूएस मार्केट उसी कमेंट्री की राह देख रहे हैं, उससे आइडिया लगेगा कि यार अक्टूबर में शायद एक रेट हाइक आता है या नहीं। यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो टॉप से काफी घट चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालें तो सारे ही मार्केट अपने टॉप से, अपने रिसेंट हाई से 15-20% नीचे, डिपेंड करता है किस मार्केट की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं। तो यहां से कितना ज्यादा गिरावट होती है ये एक देखने वाली बात है। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो अभी डेटा जो निकल के आ रहा है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। अभी ये माहौल रिस्क ऑफ का ही बना हुआ है। क्या अभी रिस्क ऑफ का है? 107 के आसपास का डॉलर इंडेक्स। हालांकि क्रूड ने थोड़ी सी राहत दी है, $90 के नीचे आ गया है। लेकिन अजय, इंडियन मार्केट के हिसाब से कैसे इसको ट्रेड लें और कैसे इन सब चीज़ों को कलेक्ट करें? क्योंकि हमारे पास भी अपना डाटा ऐसा है कि एफआईआईज की होल्डिंग 30% से भी नीचे चली गई लॉन्ग की। जी हाँ डिम्पी, और हम लोग इस बारे में बहुत लगातार बात कर रहे हैं। आधी हो गई है, 66% पे हमने एफआई की लॉन्ग पोजीशन देखी है, अब 30 के नीचे जो आप बता रहे हैं, तो मामला तो गड़बड़ है। और इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है कि हम इंडियन मार्केट टॉप से 2-3%, 4% ही नीचे हैं। यानी गुंजाइश हमारी मार्केट में, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस थी,
गुंजाइश है कि दबाव बन सकता है। अगर आप देखिए एफआईएस की जो कैश में गिरावट है, बिकवाली, वो थम नहीं रही है, और उसका रीज़न है जो डॉलर इंडेक्स में तेज़ी। डॉलर इंडेक्स में जब भी तेज़ी बहुत होती है, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज, भारत जो बड़ा एक इमर्जिंग मार्केट है, उसमें फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं, और आपको उसका ऑलरेडी उदाहरण नज़र आ रहा है। कैश में लगातार बेचते चले जा रहे हैं, और अब फ्यूचर्स में भी अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं। तो आप छिपेंगे कहाँ? बहुत मुश्किल है। जब इस तरह से बाजार घटता है, आज भी इम्प्लाइड जो गिफ्ट निफ्टी है वो 132 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। 19,500 का हवाला दिया अभिषेक ने। इनफैक्ट अभी हम पिछले हफ्ते 19,490 के आसपास के वहां से रिबाउंड किया था निफ्टी। तो देखना ये होगा कि 19,500 वाला जो जोन है वो सपोर्ट जोन बनता है या नहीं। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, इसलिए कूदिए मत बाजार में। इमीडिएट नई सीरीज की शुरुआत हुई है, आधा पौन घंटा थमने दीजिए, उसके बाद एक इंट्राडे रिकवरी के लिए आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर 19,500 के नीचे हम लगातार ट्रेड होते रहते हैं क्लोजिंग बेसिस पर भी, तो 19,200 तक का जोन खुल सकता है। इसका भी संकेत क्लियर नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी दबाव है, अब देख ही रहे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, रिलायंस हो। तो बाजार के जो बड़े बड़े हिस्से हैं जो अभी तक सपोर्ट कर रहे थे बाजार को, अब वो धीरे धीरे हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि आईटी, जो कि अभी तक बाजार को काफी मदद कर रहा था, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में जो बैंक में कमजोरी आई, उसकी भरपाई काफी हद तक आईटी ने की। लेकिन जो एक्सचेंजर कमेंट्री है, उसके बाद आईटी ने भी अपना दम छोड़ता हुआ नजर आया। बाजार में शॉर्ट कवरिंग के दम पे शायद इंट्राडे रिबाउंड आ जाए जो आप खेलना चाहें, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत बड़ा कारण नहीं नजर आ रहा है कि आप बड़े बड़े लॉन्ग ट्रेड लें। एक इंपॉर्टेंट बात है इस हफ्ते जिस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। जी हाँ, डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फूड इन्फ्लेशन वगैरह, क्रूड, लेकिन उसके बाद भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में आरबीआई की मीट है, उस पर ग्रोथ और इन्फ्लेशन, उस पर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि बाजार इसको देखेगा कि कॉशियस रहती है कमेंट्री गवर्नर साहब की या पॉजिटिव होती है। मामला तो गंभीर है, मामला उन्होंने पिछली बार बोल दिया था कि एक्शन लेंगे अगर डेटा ऐसा सजेस्ट करेगा, शुड द रीजन बी। तो इस बार भी कमेंट्री पे नजर रहेगी। हालांकि कोई रेट हाइक की बात तो नहीं है, लेकिन कॉशियस रह सकता है बाजार उस पॉलिसी के पहले, तो उस पर नजर बना के रखिएगा। लेकिन डिम्पी, वापस जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से एफआईएस साइड का जो डेटा निकल के आ रहा है, वो कितना गंभीर है आपके साथ? देखिए, बहुत गंभीर है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एफआईएस के बिना मार्केट नहीं चल सकता। हो सकता है चलता भी हो, लेकिन मार्केट के अंदर जोश, जुनून, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अभी आप जो गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे अजय, एक्चुअली मंडे के साथ क्लब होकर दिख रहा है आपको। तो ये मार्केट का फिर से एक लिटमस टेस्ट है। जो पिछली बार हमने टेस्ट किया कि हम क्या 19,500 को बचाएंगे, ये मार्केट को ना बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है 19,500 के आसपास आके। एक बार आप पास हो गए अग्नि परीक्षा से, दूसरी बार आप पास हो गए। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? नहीं कि बार बार आपको हिट करना पड़ रहा है। दूसरा, आप यहाँ से रिकवरी बहुत फास्ट नहीं दिखा रहे। मेरे लिए दोनों मेजर प्रॉब्लम्स हैं, रिकवरी का फास्ट ना होना और बार बार हिट होना। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि फिर से सपोर्ट बच जाएगा और मार्केट के अंदर डैमेज कम होगा। दूसरी बात, अब सितंबर से जब हम अक्टूबर सीरीज़ के अंदर आए थे तो एक थोड़ा राहत लेके आए थे फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ ही। वो एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग थी जो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन उसने काफ़ी हद तक चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर दिया था। आपको एक ऐसे जोन पे लाके खड़ा कर दिया था एक ही दिन में जहाँ पर आपको फील गुड हो रहा था। मैं निफ्टी पे आ जाता हूँ। निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग लास्ट सेशन में हुई है, लेकिन क्योंकि मंडे को हम बंद थे, बाजार खुले हुए थे, और तो इसलिए एक रिएक्शन अभी हमको क्लब करके आएगा। आज के लिए मार्केट का जो सपोर्ट है 19,500 के आसपास का है। अगर ये जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। अभी आपने बताया कि 490 लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, 10 पॉइंट का तो स्विंग लगता है, और इसमें कई बार स्टॉप लॉसेस कटवाने के लिए भी नीचे लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा ये जो 10 पॉइंट कटे यानी कि 500 गया, ये सिर्फ 2:30 से 2:45 बजे के आसपास का समय था जहाँ पे एल्गो ट्रेड सौदे काटता है, और उसके बाद बहुत स्पीड से 50-60 पॉइंट ऊपर आके हमने 550 के ऊपर क्लोज किया था। तो इसलिए आज के लिए भी 500 की और 550 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये बरकरार रहनी चाहिए। एक और चीज़, फ्यूचर्स के अंदर क्या पोजीशंस में इतना दम है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? यस, क्योंकि 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। ये सीरीज़ की शुरुआत भर है, हमने शुरुआत में एक छुट्टी के साथ काम किया है, तो इसलिए अभी ये कैसे आगे चर्न करेंगे आज का दिन एक्चुअली में पता लगेगा। तो इसलिए 1,87,000 ओपन इंटरेस्ट, प्रीमियम ठीक ठाक,
और साथ ही एफआईज की होल्डिंग थोड़ा कम होके शायद नियर टर्म पे बॉटम बन जाए और हम 19,500 बचा ले, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। आप कोई भी सौदा अभी ना लीजिएगा, ना ही शॉर्ट कीजिएगा, पहले मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। अगर डस्ट के बीच में सौदा लेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं और गलत ट्रेड हाथ में आ जाएगा और पूरी सीरीज संभालना पड़ेगा आपको, इसलिए रुक जाइएगा, उसके बाद ही सौदा लीजिएगा। ठीक है, तो निफ्टी के लिए और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 19,550, 19,400, तमाम एक्सपर्ट्स यही बातचीत कर रहे थे कि 19,200 पे तगड़ा वाला सपोर्ट है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी जो बाजार की है, थोड़ा सा मूड भी बेहतर हुआ है। निपे जरा एक काम कीजिए, आप जरा निफ्टी बैंक का बताइए, क्योंकि दिक्कत वहां पे ज़्यादा है, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक नहीं चलेगा तो निफ्टी को जोश कहाँ से मिलेगा? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां से तो सपोर्ट निकल के आ ही नहीं रहा है। और शायद एचडीएफसी बैंक को अगर आप सिर्फ इंट्राडे चार्ट चेक करेंगे ना तो बाजार ठीक था, लेकिन एचडीएफसी बैंक के अंदर पोजीशन उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए बैंक निफ्टी भी आपको बहुत दम नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी में वेटेज प्लस डाटा दोनों देखना चाहिए। अब पहले क्या सिर्फ डाटा चलता था, अब वेटेज भी चलती है। आपके दो बैंक खड़े हो गए तो आपका काम हो जाएगा, डाटा भी फिर कमज़ोर पड़ने लगता है। खैर एनी हाउ, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी हुई है, प्रीमियम ठीक ठाक है यहाँ पर भी। लेकिन एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, इसका रेजिस्टेंस भी उतना पक्का है जितना सपोर्ट पक्का है। तो सपोर्ट क्या है इसका? इसका जो सपोर्ट है वो है 44,100, 44,300 वाली रेंज, जहाँ से पहले भी रिवर्ट किया है। अगर आपको ध्यान होगा तो आप नियर बाय इसका लो चेक करेंगे ना, 44,300 के आसपास आपको दिखेगा। तो ये 44,100, 300 वाली रेंज ये मेगा सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस भी उतना पक्का है। ये 45,000 के दर्शन ही नहीं करा रहा लोगों को। एक होप सी जगाई थी जब शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन उसके बाद वो भी जल्दी जल्दी खत्म हो गई और बैंक निफ्टी ने ही पहले खत्म की थी, तो इसलिए मेरे को बैंक निफ्टी पे भी ट्रस्ट नहीं है। निफ्टी पे भी मैं बोलूंगा उस हिसाब से मेरे को ट्रस्ट है। मेरे को लगता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन सपोर्ट बचाने की प्रोसेस बाजार की ज़्यादा दिखेगी बजाय रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। इसलिए आप अपना माइंडसेट ऐसा बना लीजिए कि अगर सपोर्ट बचेंगे तो मेरे को छोटी छोटी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और आप बड़े लेवल्स के लिए भी प्ले मत कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए वर्जित है फिलहाल के लिए। तो ठीक है, निफ्टी और निफ्टी बैंक हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चेक कर लिया, और अब आपकी ये नज़र होगी कि स्टॉक्स कौन से आज फोकस पर रहेंगे। निफ्टी बता दीजिए। हाँ, स्टॉक्स मेरे फोकस में होंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ जाना चाहूँगा, और ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं है। और इसमें डॉक्टर लाल पैथलैब हमारी तरफ से पहला शेयर है। आप इसका सिर्फ चार्ट चेक करेंगे आपको खुद से पता लग जाएगा। ये बेहतरीन एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ये मार्केट के थोड़ा इतर है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल डिफेंस लैब से जुड़ी हुई ये कंपनी, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कंपनी है। ये स्ट्रॉन्ग बेस आप इसका देख पा रहे हैं, 200 दिनों का एवरेज पार है। आपको इस समय ऐसे शेयर्स में अपने पैसे को पार्क करके रखना है, यहाँ पे आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलता है, और डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर वो दिख रहा है हमें। इसलिए आप चाहें तो एक बार इस शेयर को पहले अपनी नज़र में रख सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के इसमें आप ट्रेड कीजिएगा कि मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड वगैरह काफ़ी ठीक है। हाँ, आप इसमें चाहें तो लंबी अवधि के लिए भी इसको सौदे को रख सकते हैं। दूसरा होगा ONGC। गैस वाले स्टॉक्स इस पूरे अक्टूबर के महीने में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, गेल, MGL और इसके अलावा ONGC। मेरा मन ONGC पे थोड़ा ज़्यादा आके टिक रहा है। वजह, एक तो इसका ब्रेकआउट जो आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, दूसरी वजह इसका मेगा सपोर्ट, तीसरा 200 दिनों का एवरेज, और एक बड़ी कंपनी है, इसका पेयर अवेलेबल नहीं है इस समय। और एक और पॉइंट, इंटरनेशनल मार्केट में हमको नहीं पता कि गैस के प्राइस इस समय क्या चल रहे हैं, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद गैस के प्राइसेस भी जल्दी जल्दी नहीं थमेंगे, या जिस जगह पे चल रहे हैं वहाँ से इसको सपोर्ट ही मिलेगा। तो ONGC पे एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। डिफेंसिव कम एग्रेसिव दोनों शेयर हैं, ONGC और डॉक्टर लाल पैथलैब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत ट्रेड की, मार्केट की अपने पैनलिस्ट के पास लेके चलते हैं। हमारे साथ जय पटेल, सोनी पटनायक और वैशाली पारिक जुड़ रही हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ को आगे लेके। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड लेडीज़, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज की शुरुआत हम करेंगे जय पटेल के साथ, क्योंकि उनकी सबसे शानदार मुस्कुराहट आज के शो की शुरुआत कर रही है। बताइए जय बाबू, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स देख रहे हैं आप, कैसे ट्रेड बिठाएंगे आज? सो गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, अभिषेक जी। आज निफ्टी की बात करें तो थोड़ा इनडिसिसिवनेस लग रहा है, बिकॉज जैसे डिम्पी जी ने बोला, लेवल्स वॉच करने की बहुत आवश्यकता है आज के दिन में। ऑल्दो गिफ्ट निफ्टी से भी थोड़े नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, बट
ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग जो आ चुके 19,600 के ऊपर चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 19,750 के ऊपर जाने के लिए हमें वेट करना होगा, और निचली साइड में हम देखें तो 19,500 को ब्रेक करने की इंतजारी करनी पड़ेगी, बिकॉज तब तक कोई ट्रेड बन नहीं रहा निफ्टी पर। थोड़ा इंडिसिसिवनेस बन रहा है, ऑल्दो मूविंग एवरेजेस के वहां पर कंजेस्ट हो रहा है, 50 डे टू 21 डे मूविंग एवरेजेस के बीच में कंजेस्ट हो रहा है। सो निफ्टी में फिलहाल अभी कोई ट्रेड लेने की संभावना नहीं दिख रही। सेम टू सेम बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिख रहा है, सामने कुछ है नहीं। जब तक आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक से परफॉर्मेंस नहीं आएगा 45,000 के अराउंड या इसके ऊपर नहीं जाएगा क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक बैंक निफ्टी पर मैं भी अवॉइड करना चाहूंगा। ऑल्दो आज के मार्केट के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव में कुछ करना है तो मार्केट खुलने के बाद थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है, उसके बाद फ्रेश ट्रेड लेने की जरूरत है। बट ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड या एक्सपायरी ट्रेड के लिए अभी मैं वेट करूंगा बाजार में आने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। वैशाली, आप बताइए, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज आज नजर आते हैं? क्या आपके मिक्स्ड हैं लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज, या आप शॉर्ट हैं, या आप डिक्लाइन को खरीदना चाहेंगी? वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली शॉर्ट के फिलहाल तो नहीं है, देखते हैं हाउ द डे प्रोग्रेसेस। अगर 19,500 19,450 लेवल्स टूटते हैं तो वेल ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट कैंडिडेट ढूंढूंगी, बट फिलहाल इट इज अ बाउंस एट एवरी सपोर्ट। ईच टाइम हम देख रहे हैं दैट 19,450 19,500 से निफ्टी का एक बाउंस बैक आ जाता है। सो आई थिंक कल तो अपनी छुट्टी थी तो मार्केट वाज अ बिट करेक्टिव, ग्लोबल मार्केट्स, बट आई थिंक लेट्स सी अपने मार्केट्स कैसे ओपन हो रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आई वुड से पीएसयू काउंटर मुझे अभी भी सही लग रहे हैं। आई मीन एट एवरी अटेम्प्ट आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स, इवन एनएमडीसी, सेल, नैल्को, दे आर ऑल वेरी वेल प्लेस्ड। सो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। तो आज के लिए मुझे लग रहा है एक तो फेडरल बैंक है जो सस्टेन कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस और ऑल द वोलेटाइल मूव, फेडरल बैंक एक होल्ड कर रहा है। सो 147 का भाव है, 144 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 155। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया दैट पीएसयू सेक्टर आई एम क्वाइट लुकिंग एट एंड इट्स वेरी फेवरेबल, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया दूसरा रेकमेंड करूंगी। 109 का भाव चल रहा है, 102 के स्टॉप लॉस के साथ, 120 वुड बी द ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, दो बैंकिंग स्टॉक्स से वैशाली जी ने शुरुआत की है। सोनी, आपके पास आएंगी। आपके पास आज कौन से शेयर हैं, आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे आज दोनों स्टॉक पिक्स बाइंग की तरफ है। पहला रहेगा भेल में हमने ब्रेकआउट भी देखा है टेक्निकली, एंड पोजीशंस नीचे की तरफ पुट राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं 130 के लेवल पे। सो भेल आप खरीद सकते हैं 127 का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर का टारगेट रहेगा 140। हालांकि ये मैंने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार ही दिया है टारगेट, और टारगेट 140, बट मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोजिशनली 150 की तरफ भी भेल जाने की काफी स्ट्रेंथ रख रहा है। एंड मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस में। टेलीकॉम सेक्टर में हमने काफी स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स देखे हैं सन टीवी और टाटा कम्युनिकेशन जोनों में। तो टाटा कम्युनिकेशंस मेरा पहला पिक रहेगा, क्योंकि टेक्निकली उसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे को, एंड दोनों ही टाइम मार्केट के चॉपीनेस को भी उसने सस्टेन किया है। सो टाटा कम्युनिकेशंस का बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1890 और ऊपर का टारगेट रहेगा 2000। एक ये वैसे बढ़ने वाला एक बेहतरीन शेयर है, आप इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोनी के ट्रेड आपको मिल जाएंगे, आप लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जय से ज़रा उनके ट्रेड भी पता कर लेते हैं। जय, आपके ज़रा सौदे बताइए। तो पहला होगा एल&टी फाइनेंस पर। हमने देखा एक काफी अच्छा फॉर्मेशन आया एल&टी फाइनेंस। जस्ट अ सेकंड। सो एल&टी फाइनेंस पर एक काफी अच्छा फॉर्मेशन आया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कंप्लीशन दिख रहा था, अराउंड 133 के वहां पर क्लोजिंग दे रहा है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक पर एक काफी अपमूव हमें वापस से दिख सकता है, और सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। आरएसआई काफी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है एल&टी फाइनेंस 140 के लेवल्स तक जा सकता है आसानी से, और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस 129.5 का रख के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा हिंद कॉपर। हम देखें तो अराउंड मेटल सेक्टर में काफी अच्छा बज आया है। हिंद कॉपर जब से बैन से बाहर निकला था उसके बाद परफॉर्मेंस वापस से स्टार्ट हुआ। जब पहले बैन में नहीं था तब 175 के लेवल्स को टच करके वापस आया था, और वापस से मुझे लग रहा है वही के अराउंड लेवल के
पास जा सकता है। 171.5 का पहला टारगेट होगा, 158 का स्टॉप लॉस रख के हम हिंद कॉपर पर ट्रेड कर सकेंगे। एमएससीडी की तरफ से काफी अच्छा मुझे दिख रहा है, क्रॉस ओवर आ सकता है आज के दिन में, और 21 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यूसली से ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट लेके बैठा है अराउंड 34 डे मूविंग एवरेज का। सो प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रही, मेटल सेक्टर काफी आउट परफॉर्म कर रहा है अभी बाजार में। सो हिंद कॉपर एक बाय होगा लंबे समय के लिए। तो जय की तरफ से एक मेटल स्टॉक भी हिंद कॉपर को खरीदने की सलाह है और L&T फाइनेंस होल्डिंग इसके लिए टारगेट है 140 रुपए का। तो जब मेटल की बात चली तो जरा मेटल को लेकर एक जो बड़ी खबर आई उसको समझ लेते हैं। एक दशक के अंदर वेदांता ने दो चीजें देखी, एक बार तमाम कंपनीज का मर्जर और अब हुआ है डी मर्जर का ऐलान। 6 कंपनियों में बांटने का ऐलान किया है वेदांता ने अपने सारे के सारे कारोबार को, और इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक का भी डी मर्जर होगा। ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। जरा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां बनेंगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर आपके पास वेदांता के शेयर हैं तो कितने शेयर किस कंपनी के मिलेंगे, ये सारे डिटेल लेकर सौमित जुड़ गए हैं। सौमित बताइए। अभी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक का जो डीमर्जर है उसको रिलेटेड ज़्यादा कोई डिटेल्स आए नहीं है, कंपनी से वैल्यूएट कर रही है, बट वेदांता की डीमर्जर को लेके काफ़ी सारे डिटेल्स आए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेदांता जो अब एक लिस्टेड कंपनी है उसके 6 यूनिट बन जाएंगे। जो ओरिजिनल अभी वेदांता लिस्टेड कंपनी है उसमें हिंदुस्तान जिंक का स्टेक रहेगा, सेमीकंडक्टर बिजनेस रहेगा, डिस्प्ले वाला बिजनेस रहेगा और जिंदल स्टेनलेस का बिजनेस वेदांता स्टेनलेस का आ जाएगा। वेदांता एल्यूमिनियम जो है उसमें एल्यूमिनियम का बिजनेस रहेगा और 51% स्टेक जो है कंपनी का बैल्को में वो भी रहेगा। वेदांता ऑयल एंड गैस में केन इंडिया वाला बिजनेस रहेगा। वेदांता बेस मेटल में कॉपर एंड जिंक इंटरनेशनल का बिजनेस रहेगा और वेदांता स्टील में आयरन ओर एंड स्टील का बिजनेस, और आखिर में वेदांता पावर में जो पावर यूनिट्स है वेदांता के वो सब हाउस किए जाएंगे। अब डीमर्जर रेशियो जो है वो काफ़ी सिंपल रखा है कंपनी ने। एक शेयर के बदले सारे शेयर होल्डर्स को एक नया शेयर मिलेगा एवरी न्यू कंपनी का, मतलब जो भी नए कंपनी लिस्ट हो रहे हैं उनके एक नए शेयर सारे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे वेदांता के। अब इसके लिए अप्रूवल लगेगा सेबी से, एक्सचेंजेस से, BSE, NSE और NCLT से भी अप्रूवल रहेंगे और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सारा प्रोसीजर जो है फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। काफ़ी टाइम तक अगर आप देखेंगे तो वेदांता की जो कंपनी है उसमें होल्डिंग कंपनी के डिस्काउंट के कारण काफ़ी वैल्यूएशंस डिप्रेस रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे वेदांता का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वो 82,700 करोड़ का है, उसके सामने अगर उसके स्टेक की वैल्यू देखेंगे हिंदुस्तान जिंक में तो वही सिर्फ 84,400 करोड़ का है। तो काफ़ी डीप डिस्काउंट है वैल्यूएशन में, जो कि आगे चल के एक्सप्लोर किया जा सकता है और वो बढ़ सकता है और बेनिफिशियल हो सकता है शेयर होल्डर के लिए। बट एक कंसर्न अभी भी रहेगा और वो है डेट का। 59,000 करोड़ का टोटल नेट डेट है और ये कैसे डिवाइड करेंगे एवरी कंपनी में, ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी कारण शायद एनालिस्ट ऐसे भी बिलीव कर रहे हैं कि जो 75% अप्रूवल उन्हें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से चाहिए वो शायद ना हम मिल पाए, क्योंकि ये डेट डिवीजन के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है और उसमें शायद अग्रीमेंट ना हो सके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो वेदांता का जो स्टैंडअलोन बिजनेस है उसका एंटरप्राइज वैल्यू करीब 58,000 करोड़ का है। एल्यूमिनियम बिजनेस का सेकंड हाईएस्ट मोस्ट वैल्यू है 44,000 करोड़। फिर वे आ जाता है ऑयल एंड गैस बिजनेस जिसका वैल्यू करीब 22,000 करोड़ का है और लीस्ट वैल्यूड बिजनेस है पावर बिजनेस जिसका वैल्यू करीब 4,600 करोड़ का है एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, तो ये वेदांता को लेकर सारी डिटेल तो आपको बता दें, लेकिन इसके मायने क्या है? वेदांता का शेयर अपने आप में कैसे ट्रेड करेगा? क्या ये जो गिरावट लास्ट सेशन में हमको आती हुई दिखी है इस खबर से रुक जाएगी? अजय, इसका जवाब आपको देना है, बताइए जरा प्लीज़। देखिए डिम्पी, हमें इस पूरी खबर को ना, एक तो मुझे बहुत अचंभा नहीं हुआ जब ये खबर आई बाजार में। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक था तो हमने एक रिबाउंड वेदांता में इस खबर के आते वक्त देखा। लेकिन मैं CLSA की जुबान में आपको बताना चाहूँगा कि एक कंप्लीट सर्किल, एक फुल सर्किल ये कंपनी आ गई है। और तो शॉर्ट टर्म में एक ओवरसोल्ड जोन से एक रिबाउंड आया वो सही है, लेकिन निवेशकों के लिए देखने वाली बात है कि एक 10-12 साल के एक साइकिल में क्या क्या अटेम्प्ट किया है कंपनी है। मैं आपको बता देता हूँ, 2012-13 में सेसागोआ और स्टरलाइट का मर्जर अनाउंस हुआ था। उसके बाद केन का मर्जर इसके अंदर आया। उसके बाद 2020 में हमने डीलिस्टिंग ट्राई की इस कंपनी ने। उसके बाद जब ये वो नहीं हो पाई तो हमने एक रिस्ट्रक्चरिंग 4 एंटिटीज में की। कभी बायबैक की खबर आती है। तो मामला ये है कि 10 साल के टाइम फ्रेम में क्या क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने अटेम्प्ट की है। तो बाजार और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनको क्या मैसेज जा रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। अगर आप देखें, पहले मर्जर, फिर बायबैक, उसके बाद डीलिस्टिंग और अब वापस से 4 में।
तो देखना ये होगा कि इसको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात है, आपने रिबाउंड खेल लिया, या वाकई में इसके अंदर बहुत वैल्यू क्रिएट होने वाली है। बाजार क्या सोचना देखना चाहता है कि जो आपने एंड वाला पॉइंट बोला ना, बड़ा डेट है, उस डेट के रिडक्शन में किस डायरेक्शन में मैनेजमेंट लेके जा रहा है। कोई बड़ा एसेट कम करेगा, डिविडेंड तो बड़े बड़े पे आउट हो ही रहे हैं, लेकिन वो डेट कम कैसे होगा पूरे ग्रुप के, बाजार उसके ऊपर देखना चाहेगा, वहां से मालूम चलेगा कि कितनी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इस नज़र के ऊपर ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, हम नज़र रखेंगे, आगे लेके चलेंगे। लेकिन आयुष मेहता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी बात में और ट्रेडिंग आइडियाज़। आयुष, आपके पास आता हूँ, ये तो खैर वेदांता की बात हो गई, लेकिन आप कैसे ट्रेडिंग आइडियाज़ आज लेके आए हैं, कैसी लिस्ट दिखाई दे रही है आपकी आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ऑल द व्यूअर्स। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज हमें गैप डाउन ओपनिंग जैसा ही देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे छुट्टी भी थी और उसको अगर डेटा एडजस्ट करें तो काफी एक सेल ऑफ जैसा मार्केट दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ से दो कॉल्स लेके आया हूँ, एक मिड कैप स्पेस से बाय कॉल लेके आया हूँ और एक विंडो से सेल कॉल लेके आया हूँ। अगर पहले हम बाय कॉल की बात करें तो मिड कैप स्पेस से जो रहेगा वो है गैब्रियल का। अगर हम गैब्रियल में देखेंगे तो इसके वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है जो लास्ट वीक हमें देखने को मिला है और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। मंथली चार्ट्स में देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। डेली चार्ट में स्टॉक कंटिन्यूसली अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करके चल रहा था और ये यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 331 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकल के ट्रेड करेगा तब इसमें अपनी बाय कॉल इनिशिएट करेंगे, तो ये कंडीशनल बाय कॉल होगा। जैसे 331 के ऊपर निकलेगा जो उसका टारगेट होगा वो 352 होगा और यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 320 करेगा। सेकंड कॉल है मेरा सेल कॉल, वो है अदानी एंटरप्राइजेस फ्यूचर्स पे। अगर हम अदानी एंटरप्राइजेस की फ्यूचर्स की बात करें तो इसने अपने डेली चार्ट में पेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन था उसका ब्रेकडाउन किया है, प्लस अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज का भी स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में ब्रेकडाउन दे चुके हैं, प्लस इसके आरएसएम में एक नेगेटिव क्रॉसओवर हमें देखने मिला है। तो अदानी एंटरप्राइजेस को आपको यहाँ से शॉर्ट करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2300। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 2500 होगा। ये तो ट्रेडिंग आइडियाज़ हो गए, और आपको हम एक लिस्ट दिखा देते हैं अपने रिसर्च के सहयोगियों के साथ, आगे लेके चलते हैं बातचीत को। उनके पास स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट है और हमारे साथ जुड़ रही हैं वामाक्षी स्टॉक्स एंड न्यूज़, विनी मोतीवाला जुड़ रही हैं। वामाक्षी ब्रोकरेजेस बाद में लेके आएंगी कि भाई कौन से स्टॉक्स लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग विनी। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो काफ़ी सारे Q2 अपडेट्स आ रहे हैं, अभी अर्निंग सीजन स्टार्ट होगा। तो पहले बात करते हैं कोल इंडिया की। यहाँ पे उनका प्रोडक्शन अपडेट आया हुआ है Q2 के लिए। तो कोल इंडिया का टोटल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरऑल 12.6% इंक्रीज हुआ। वहाँ पे उनकी ऑफटेक भी इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 13% के आसपास। हिंदुस्तान जिंक भी फोकस में रहेगा। यस, प्रोडक्शन और भी न्यूज़ फ्लो है, बट प्रोडक्शन न्यूज़ फ्लो और प्रोडक्शन अपडेट पे उनकी माइंड मेटल प्रोडक्शन अपडेट वो थोड़ी डिक्लाइन हुई है 2% से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी 1% से डिक्लाइन हुई है। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन भी सिक्वेंशली देखे तो डाउन है 7% और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये डाउन है 2%। तो यहाँ पे मे भी थोड़ी प्रेशर बन सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखे तो वहाँ पे उनकी सेल्स वॉल्यूम देखे ईयर ऑन ईयर बेसिस यस 15% ग्रोथ देखी हुआ है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सिक्वेंशली देखे तो 12% की डिक्लाइन दिखले यहाँ पे उनकी टोटल सेल्स वॉल्यूम में। इंडसइंड बैंक उनका Q2 अपडेट ऑपरेशनल अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे देखे तो स्टेडी क्वार्टर्स लग रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे इंक्रीज हुए 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, डिपॉजिट्स हुई है 14% की ग्रोथ वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कासा भी ग्रो हुआ है 6% से YOY, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रो हुआ है 2% से। रिटेल डिपॉजिट मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है एडवांसेस और डिपॉजिट्स में भी, तो स्टडी क्वार्टर आ रहा है इंडसइंड बैंक के लिए। फेडरल बैंक के लिए भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, रिटेल डिपॉजिट में भी ग्रोथ दिख रही है, ग्रॉस एडवांसेस में भी ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कासा भी ग्रो हुआ है 5.4 टाइम्स से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एडवांसेस में भी काफ़ी सॉलिड ग्रोथ है, देखे तो अराउंड 19.5% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। करूर वैसा बैंक यहाँ पे भी 15% की ग्रोथ दिख रही है ग्रॉस एडवांसेस में, और डिपॉजिट्स में भी अराउंड 13% की ग्रोथ दिख रही है उनको। तो क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी हेल्दी है इन द करंट क्वार्टर, डिपॉजिट ग्रोथ भी पेस मेंटेन कर रही है। तो तीनों बैंक के देखें तो ग्रोथ, एडवांस ग्रोथ, कासा रेशियो मेंटेन हो रहा है, तो स्टेबल क्वार्टर लग रहा है कि बैंकिंग से आ सकता है ये टाइम अराउंड भी। रियल्टी स्पेस फोकस में रहेगा, क्योंकि मुंबई की जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यूनिट है रजिस्ट्रेशन है वो है अराउंड 10,652 यूनिट्स, जो बेटर है ओवरऑल सितंबर, बेस्ट एवर सितंबर है इनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सनटेक रियल्टी, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब फोकस में रहेगा।
टाटा स्टील, JSW स्टील, क्योंकि इंडिया स्टील मिल्स एक्सपेक्टेड है कि प्राइस हाइक लेंगे यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन से अक्टूबर में। हीरो मोटोकॉर्प ने भी प्राइस हाइक ली हुई है सिलेक्ट मोटरसाइकिल्स में। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर थे। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में SBI म्यूचुअल फंड ने बाय की हुए शेयर्स, तो यहाँ पे भी फोकस रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनी इन सारी लिस्ट के बारे में, पूरे अपने स्टॉक लिस्ट के बारे में। लेकिन राकेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गो एडवाइजर्स के फाउंडर। वो बहुत दिनों से बड़ी बड़ी कंपनियों की रिस्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स ट्रैक करते ही आए हैं, बट मेटल स्पेस इन पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राकेश, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे सुबह सुबह बात करने के लिए। वेदांता की न्यूज़ जो आई रिस्ट्रक्चरिंग अटेम्प्ट करने की, इस न्यूज़ से आपको वाकई अचंभा हुआ, आपको नई लगी, या इस तरह की चीज़ें आप पहले देख चुके हैं और ये कंपनी का वाकई वैल्यूएशन बदल पाएंगी? जहाँ तक वैल्यूएशन का है उसे तो नहीं लगता कि वैल्यूएशन बदल पाएगी, बट ये न्यूज एक्सपेक्टेड थी काफी टाइम से, बिकॉज जो प्रोमोटर्स हैं वो थोड़ा ड्यूरेस में चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा रीपेमेंट ड्यू है 2025 में करीबन $3 बिलियन का। तो कुछ उन्हें असेट बेचने की जरूरत पड़ सकती है अगर वो डेट रोल ओवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके मद्देनजर ये स्कीम, थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन था मार्केट में, बट इससे कोई वैल्यू इंक्रीज होना है रिटेल शेयर होल्डर्स को ऐसा लग नहीं रहा। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक पते की गोली दे दी हमें, जैसे कहते हैं टैबलेट, छोटे से में पूरी बात की समरी आपने हमें दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह बात करने के लिए। राकेश अरोड़ा का ये कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई खास वैल्यू अनलॉकिंग इस एक्सरसाइज से नहीं होगी। उम्मीद ये किया जा सकती है कि स्ट्रक्चरिंग के बाद कोई एक एसेट बेचा जाएगा कंपनी के द्वारा अपने बड़े वाले डेट को कम करने के लिए, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। वामाक्षी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, वो लिस्ट लेके आई हैं ब्रोकरेजेस की। आज सुबह ब्रोकरेज कॉल्स क्या हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस है, बताइए वामाक्षी। गुड मॉर्निंग जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम वेदांता के साथ। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ऑपरेशनली ज़्यादा नहीं बदलेगा डीमर्जर के अनाउंसमेंट के चलते, और ओवरऑल ये जो मूव है इसके चलते पेरेंट कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को ला पाएगी और ओवरऑल डेट पर जो प्रेशर है वो भी ईज होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो शार्प अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली देखा है और इसी के चलते CLSA ने वेदांता पर अपनी राय को अपग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय से आउट परफॉर्म की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 230 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। EMS इंडस्ट्री पर इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया की EMS इंडस्ट्री करीब 32% कैगर पोस्ट कर सकती है, $80 बिलियन टच कर सकती है 2026 तक, और ओवरऑल इंडिया सबसे अट्रैक्टिव कंट्री बन सकता है EMS के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है एवलॉन टेक, एम्बर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, साइंट, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, केन्स, डिक्सन सिनेमा और IQ लाइटिंग पर। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। इक्विटिस का कहना है कि इंडस्ट्री टेलविंड्स फेवरेबल नजर आ रहे हैं गोकुलदास के लिए, और ओवरऑल अगर हम देखें तो अट्रैको का जो एक्विजिशन जो उन्होंने हाल ही में किया था, इसके चलते उनके ग्रोथ जर्नी में काफ़ी बड़ा उछाल नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल इक्विटिस ने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर लॉन्ग की राय के साथ कवरेज शुरू की है। डाबर पर अब फोकस करते हैं। MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और डोमेस्टिक बिजनेस में रिकवरी नज़र ज़रूर आ रही है। रूरल रीजन्स में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार नज़र आ रही है और प्रीमियमाइजेशन के चलते मार्जिन को भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी के चलते MK ने डाबर पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। HUL भी हमारे रेडार पर रहेगा। CLSA का कहना है कि ओवरऑल जो बुरा समय था रूरल डिमांड के लिए वो अब बीत चुका है और इनफैक्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी दी है। टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 3135 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे MGL पर। जेफरीज का कहना है कि OEM पार्टनरशिप्स के चलते वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेलरेट होते हुए नजर आ रही है। मार्जिन अपसाइड का पोटेंशियल भी है FY24 में और ओवरऑल EV रिस्क भी काफ़ी मैनेजेबल है। तो इसी के चलते जेफरीज ने MGL पर अपनी राय को अपग्रेड कर, होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है। ठीक है, तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिनके दम पर आज हो सकता है कि इन शेयरों में एक्शन दिखे भी। शुक्रिया वामाक्षी। शुरुआत वेदांता से ही करेंगे क्योंकि वेदांता पर जो रिपोर्ट आई है 230 रुपये का ही लक्ष्य है CLSA का, और 255 से घटा के 230 किया, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और जैसा कि राकेश बता रहे हैं कि रिटेल निवेशकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ से उत्साहजनक कोई बात नहीं आई है इसमें, लेकिन ट्रेड कैसे करना है। वैशाली जी, वेदांता 210 के हमने भाव देखे,
हालांकि इस खबर का अंदाजा बाजार को था तो थोड़ा सा उत्साह था और 6-7% की तेजी आई थी शुक्रवार के सत्र में। क्या करने की सलाह देंगी जिस ये शेयर है वेदांता का? Well, actually, there is nothing convincing. फिलहाल भी हम देख रहे हैं काफी beaten up stock है, deep oversold है, but there is no sign of reversal. But फिर भी aggressive trading के हिसाब से अगर करना है तो I think 200 should act as a support. 200 की support के साथ एक calculated risk लेके bounce back के लिए खरीदा जा सकता है। बट अगर मैं देख रही हूँ डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सबके ट्रेंड खराब है। ओनली कंसोलेशन डीप ओवरसोल्ड, सो एक बाउंस बैक की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, वेदांता पर ये व्यू। सोनी, जरा आप एक बार ओएनजीसी को जरा चेक कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव गिर के $90 के आसपास आ गए हैं और जैसे जैसे क्रूड चला था वैसे वैसे ओएनजीसी के शेयर में हमने थोड़ी सी रौनक देखी थी। 180 से 190 रुपए का सफर इसने तय किया इस महीने की। अगर हम सितंबर की बात करें तो ओएनजीसी आज थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, शॉर्ट की सलाह देंगे इसमें? अगर 180 अगर हम देखेंगे तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि टेक्निकली और ऑप्शंस डेटा में उसने एक सपोर्ट पकड़ा है 185 का। तो मेरे ख्याल से अगर 185 को होल्ड करता है तो वो दोबारा 195 200 के रेंज में जा सकता है। बट अगर वो ब्रेक कर देता है 185 तो वो जो अभी इसने ब्रेकआउट दिया है 190 के ऊपर, तो वो एक फेल ब्रेकआउट हो जाएगा एंड वो दोबारा वीक के तरफ आ जाएगा। तो 170 175 के रेंज में भी दोबारा आपको दिख सकता है। सो 185 का क्रूशियल लेवल है। आज के लिए आप वेट एंड वॉच कीजिए। अगर होल्ड करता है तो अच्छी बात है, बाउंस बैक कर सकता है, और अगर ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से फ्रेश शॉर्ट्स के लिए आपको चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओएनजीसी पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा चलाओ शेयर। आज हमने अपने एफ&ओ के अंदर 2 शेयर जो शामिल किए हैं उसमें एक ओएनजीसी को शामिल किया, दूसरा डॉक्टर लाल पैथ लैब को शामिल किया है। ओएनजीसी की वजह हमने वो ब्रेकआउट वगैरह चेक किया है, इसलिए सोनी वही ब्रेकआउट को अगर ये नहीं चला तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में भी डाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। दोनों डिफेंसिव ही हमने आपके सामने रखे थे। अब आते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे। हीरो मोटोकॉर्प पे खबर ये है कि आज से कुछ मोटरसाइकिल्स के दाम वो 1% तक बढ़ा रहे हैं। शेयर थोड़ा रुका भी है, ऑटो सेल्स के नंबर के बाद का तेज़ रिएक्शन भी आ सकता है। एक बार जरा इस पे चेक करवा लेते हैं। जय, हीरो मोटोकॉर्प चेक करेंगे? तो डेली चार्ट पर प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रहा। काफी एक ब्रेकआउट तो आया था लास्ट फ्राइडे की बात करें तो ब्रेकआउट तो स्ट्रॉन्ग आया था और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है वापस से थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, 3120 तक जा सकता है ये स्टॉक। प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रही। आरएसआई आरओसी पर्टिकुलरली काफी अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ दिख रहा है। सो आई वुड गो लॉन्ग ऑन हीरो मोटोकॉर्प। सो 3120 का टारगेट मुझे दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प पर आते हुए। कैप कैटेगरी की जो बैंक्स हैं ना, उन्होंने अपने एडवांसेस वगैरह के डाटा दिए हैं। उसमें से क्योंकि विशाली आपने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया चुना है, मैं एक डाटा वाला बैंक आपके सामने और रखता हूँ, करूर व्यासा बैंक। एक बार इसको भी जरा आप चेक कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 मिड कैप बैंकिंग ही है। इसका करीब 15% एडवांसेस बढ़ा है YOY और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स भी 13% बढ़े हैं और तिमाही दर तिमाही 3% है। कंपनी मतलब जो मैनेजमेंट है कह रही है कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारी हेल्दी ग्रोथ है, डिपॉजिट वगैरह ग्रोथ वगैरह भी सब कुछ ठीक चल रहा है। आप जरा शेयर चेक कर लो, ये इन्वेस्टर्स के लिए कितना ठीक है। तो 125 फिलहाल हम देख रहे हैं, ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं मजबूत है, बट 125 इज अ क्रूशियल सपोर्ट। और एक बार 138 को अगर क्रॉस करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर रन अप टारगेट्स ऑफ 150 लेवल्स तक। तो फिलहाल मैं रेंज बाउंड ही कहूंगी, 125 का सपोर्ट एंड 138 का रेजिस्टेंस। लेट अस सी आइदर वेज कहाँ ज्यादा करके, तो जैसे वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली डिसेंट ही है, सो 138 क्रॉस करता है तो हायर टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत को फंडामेंटल नज़रिए से भी आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ विनोद मोदी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विनोद, गुड मॉर्निंग, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज एक इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग है JSW इंफ्रा, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट चलाते हैं वो ग्रुप। और हमने देखा है कि अदानी पोर्ट्स में काफ़ी पैसा बना है पिछले कुछ सालों में। बहुत शानदार एसेट है उनका पोर्ट एसेट। इनफैक्ट सारे ग्रुप कंपनियों में निवेशकों का सबसे पसंदीदा अदानी पोर्ट रहा है, क्योंकि एक यूनिक एसेट है। अब JSW इंफ्रा का भी पोर्ट एसेट लिस्ट होगा। आपकी क्या राय है? आपने उसको एनालाइज किया है, उनके कारोबार को, पोर्ट के कारोबार को आपने ट्राई किया है, देखा है मतलब?
गुड मॉर्निंग अजय जी एंड आपके साथ सारे व्यूअर्स एंड दर्शकों को। डेफिनेटली आई मीन जैसे कि आपने कहा कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भारत का दूसरा बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है, आई मीन अडानी के बाद। एंड जिस हिसाब से इसमें ट्रैक्शन हुई है लास्ट 4-5 सालों में काबिले तारीफ है। मेरे ख्याल से इनके जो फाइनेंशियल्स है वो काफी मुझे इम्प्रेस करता है। और एट द सेम टाइम अगर मैं बताऊं कि इनका जो बैकअप, जो पेरेंट का बैकअप रहा है, जो लगभग 60 से 2/3 लगभग इनका रेवेन्यू पेरेंट के थ्रू आता है। और जो थर्ड पार्टी जो अभी आई मीन में जो इनका जो यहाँ से या कुछ सालों से जो अभी फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय में उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है इनके फाइनेंशियल कंसिस्टेंट होंगे आने वाले समय में। और सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं आईपीओ को ही देखूं तो 58 टाइम चूंकि जो सब्सक्राइब इंस्टीट्यूशन वालों ने किए हैं एज अगेंस्ट 37 टाइम जो सब्सक्राइब पूरे आईपीओ को मिला है। तो इससे ये दर्शाता है कि इंटरेस्ट इसमें इंस्टीट्यूशन सेगमेंट में काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इनके जो गैप जो ओपनिंग होगा वो काफी बेहतर 15-20% तो एनीवे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है उससे बेहतर गैप अप ओपनिंग दे सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो 27-28x जो अभी इनका जो वैल्यूएशन है FY23 के अर्निंग्स में जो डिस्काउंट पे है, कुल मिलाकर के मैं बोलूंगा लगभग 5% डिस्काउंट पे है अडानी से, जो इस आईपीओ को थोड़ा। ये देखिए हमारे साथ भसीन साहब आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हमारे स्टूडियोज़ के अंदर, हमारे न्यूज़ रूम में भंगड़ा चल रहा है इस समय। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया और संजीव भसीन जो बाज़ार के पसंदीदा मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका आज इस तरह से वेलकम हो रहा है क्योंकि अब संजीव भसीन जी हर रोज़ आपको ईटी नाउ स्वदेश पे नज़र आएंगे, एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे नेटवर्क पे। भसीन साहब का आगमन हमारे स्टूडियोज़ में और हमारे न्यूज़ रूम में। अभी हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ सीधे चले जा रहे हैं वो ईटी नाउ के स्टूडियोज़ में, लेकिन कुछ मिनटों में स्वदेश के न्यूज़ रूम और स्टूडियोज़ में भी आपको नज़र आएंगे। और अब हर रोज़ भसीन साहब ईटी नाउ स्वदेश का पार्ट बनेंगे और सुबह आपको स्टॉक्स बताया करेंगे डेली ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन हमारे पैनलिस्ट बाकी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम ट्रेडिंग का सिलसिला आगे लेके जाते हैं। वैशाली, बीएसई लिमिटेड, इस स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई है पिछले 1.5-2 महीने में। इनफैक्ट बीएसई लिमिटेड के जो नए एमडी हैं वो ईटी नाउ स्वदेश पे आए भी थे और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई थी कि साहब हम अपने एफएनओ साइड ऑफ द वॉल्यूम को बहुत इंप्रूव करेंगे। अभी फ्राइडे का डेटा ये बता रहा है कि ऑप्शन डेटा जो है देश भर में, जो काफ़ी ऑप्शन ट्रेडिंग चल रही है, उनका बीएसई का जो ऑप्शंस है उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है। अभी हम वो डेटा भी आपके साथ लेके आएंगे। स्टॉक में क्या तेज़ी ख़त्म हो गई है? अगर मैं लेके बैठा हूँ नीचे के लेवल से क्या करूँ, या अब नई लेना बाइंग करना चाहता हूँ तो किस लेवल से एंट्री लूँ? तो मैं वीकली चार्ट देख रही हूँ एंड आई थिंक ट्रेंड अभी भी बहुत ही इंटैक्ट है। थोड़ा इन बिटवीन आ सकते हैं बट क्रूशियल सपोर्ट लाइज एट 1154। सो 1150 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को खरीदा जा सकता है। बिकॉज अगर जैसे आप बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का आप नजरिया देखेंगे तो इवन वीकली चार्ट, मंथली चार्ट शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मेरा मानना है ये स्टॉक इन टाइम्स टू कम ये जाएगा 1500 एंड हायर टारगेट्स। सो 1150 शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट और वो सपोर्ट को ध्यान में रख के अक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बीएसई अच्छे आंकड़े एफएनओ वॉल्यूम के, लेकिन अच्छे आंकड़े कोल इंडिया की तरफ से भी आए हैं। उन्होंने ऑपरेशनल अपडेट्स शेयर किए हैं सितंबर महीने के, और हम देख रहे हैं डिमांड तो लगातार मजबूत है ही कोल इंडिया के लिए, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। टोटल प्रोडक्शन में करीब करीब 13% के आसपास का उछाल है। ऑफटेक की बात करें तो उसमें भी उतनी बराबर की हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। 300 रुपये के आसपास के भाव के करीब है कोल इंडिया। सोनी, जरा इसको चेक करेंगी, कोल इंडिया में क्या आप यहाँ से भी तेजी देख रही हैं? कोल इंडिया में देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे वन साइड अप ट्रेंड दिखाते जा रहा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 250-257। सो एक भी डिप का मौका उसने शायद कभी दिया नहीं है। सो मेरे ख्याल से 300 एक छोटा हर्डल हो सकता है जो कि अच्छा रहेगा अगर आपको वहीं से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो जहां से वो भी नीचे आएगा 290-285 के रेंज में, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा आपको दोबारा एंटर करने के लिए, और आप उसी लेवल और उसी रेंज का इंतजार कीजिए। सो 300 पे कॉल राइटर्स काफी अभी भी अग्रेसिव हैं, कुछ ऐसे खास अनवाइंडिंग नजर नहीं
आ रही है वीक ऑन वीक बेसिस में। सो शायद वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है आपको, तो आप इसमें री एंटर कीजिए 290 285 के रेंज में। वहां से दोबारा इसको घूम जाना चाहिए एंड दोबारा इसमें आपको स्ट्रेंथ दिखेगी अराउंड 300 को क्रॉस करने के लिए। सो इस लेवल्स का आप इंतजार कीजिए एक बार। ठीक है, कोल इंडिया को लेकर ये व्यू। मुंबई की जो रियल एस्टेट जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स हमने देखा था कि चल थे, और अपडेट एक आया है कि मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 10,652 यूनिट की रही है, और सितंबर की अगर हम बात करें तो बेस्ट एवर सितंबर ईयर साबित हुआ है। सेंटेक रियल्टी, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज फिर से ये फोकस में रहने वाले हैं ये शेयर। इन तीनों में से जय अगर आपको कोई एक चुनना हो, किसका स्ट्रक्चर आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है? तो ये तीनों में से मुझे लग रहा है सनटेक का काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। रीजन बीइंग के कंटिन्यूसली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। वीकली चार्ट पर हम देखें तो कंटिन्यूसली 5 डे एंड उसके नीचे जो देखे तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है, और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया। 4110 का जो ब्रेकआउट था वो काफी स्ट्रॉन्ग बन के आया है और कंटिन्यूसली अपसाइड दे रहा है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में पोटेंशियल काफी है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे 525 तक के लेवल पर ये स्टॉक दिख रहा है जल्दी के दिनों में। तो सनटेक रियलिटी इवन रियलिटी स्टॉक्स पर की सलाह होगी। इवन डीएलएफ भी काफी ऑल टाइम हाई पर अभी चल रहा है, तो काफी वहां पर भी बज है नॉर्थ इंडिया साइड देखे तो सनटेक रियलिटी, डीएलएफ ये सब पर काफी एक अच्छा मुझे मोमेंटम लग रहा है और बरकरार रह सकता है। ठीक है सोनी, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, वो है डाबर। एमके की एक रिपोर्ट है जिसने इस पे कवरेज शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले एमके की टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी चैनल पे, तो उनका व्यू पॉइंट हमको उसी दिन ही समझ में आ गया था जब हमने उनसे मैरिको के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भले मैरिको भी बुलिश है बट एक और कंपनी पे भी हम जल्दी ही चर्चा करेंगे। तो आज उनकी एक रिपोर्ट आ गई और डाबर इंडिया वाली रूरल पेनिट्रेशन को लेकर। हाँ, तो एक बार ज़रा आप भी चेक कर लीजिए, 650 प्लस का टारगेट दे रहे हैं और ये शेयर चले हुए नहीं है ज़्यादा। जी, डाबर में अगर मैं देखूं तो थर्सडे को एक रेड कैंडल है और फ्राइडे उसमें एक इनसाइड बार ही बनाया है। ऐसे कुछ डिसाइसिव ब्रेकआउट तो अभी तक दिखाया नहीं है, बट एक पॉजिटिव साइड है कि नीचे का जो सपोर्ट है वो एक अहम सपोर्ट लेवल पे के रुका हुआ है और उसको ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक वो 540 545 इस रेंज को होल्ड करता है, शायद उसमें एक स्ट्रेंथ आपको दिख सकती है 560 को ब्रेक करने के लिए। 560 565 का एक रेंज मैं मानना चाहूंगी, और मोमेंट वो इसी रेंज या हर्डल को क्रॉस करता है उसमें आप इसमें रिवर्सल देख सकते हैं एंड दोबारा उसमें स्ट्रेंथ आएगी डेफिनेटली 580 टू 590 600 रेंज पे जाने के लिए। सो एक बार आप इंतजार कीजिए, अगर 540 को डिसाइसिवली होल्ड करता है आज के भी मार्केट के फॉल में या चॉपीनेस में, तो मेरे ख्याल से वही अहम सपोर्ट बनेगा और उसको लेकर आप बाई कर सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 570 का रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करते ही 590 की तरफ भी जाएगा। ओके डन, ठीक है। आप कह रहे हैं 590 की तरफ भी जा सकता है, रिपोर्ट 650 कह रही है, तो दोनों का ऑलमोस्ट पॉइंट एक दिख रहा है कि बेस बन रहा है और बेस के बाद ये शेयर चल सकता है। ध्यान रखिएगा इस शेयर के बारे में। आयुष, एक शेयर मेरे को आपसे और करना जिसपे जेफरीज ने उसको बकायदा होल्ड से बाय कर दिया, और वो एक गैस वाला स्टॉक है MGL। थोड़ी देर पहले हम आपको रोल ओवर के डाटा वगैरह सब चेक करके बता रहे थे, गैस के स्टॉक्स को मिस ना कीजिएगा अक्टूबर के अंदर, यहाँ पर आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और पता लगा कि जेफरीज ने भी इसको बाय में डाल दिया है और 1320 का टारगेट दे रहा है। शेयर खड़ा है 1000 रुपये के आसपास, यानी कि 300 रुपये का जंप, 30% ऊपर। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए, मैं होल्ड करूँगा और 30% का गेन चाहता हूँ, तो बाय कर लूँ। अगर हम MGL की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। डेफिनेटली जो न्यूज फ्लो है उसका इंपैक्ट हमें स्टॉक में देखने मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक में बड़ी रैली तब स्टार्ट होगी जब स्टॉक 1040 को क्रॉस करेगा, जो कि इसका इंट्राडे और डेली ट्रेंड लाइंस का रेजिस्टेंस है। जैसे ये स्टॉक इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना चाहेगा तो फर्स्ट टारगेट उसमें हम 1080 का दिख सकते हैं। सेकंड जो इसमें टारगेट बन के आएगा वो 1120 का बन जाएगा। इसमें जो नीचे में सपोर्ट का जो स्टॉप लॉस बनते हुए आ रहा है वो 1000 रुपए के आसपास है। तो डेफिनेटली MGL में एक रैली हम देखेंगे अबव 1040, वहां तक थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है, लेकिन 1040 के ऊपर स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। ठीक है, महानगर गैस को लेकर ये भी, लेकिन मारुति सुजुकी की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी की सीनियर ED शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये सुबह सुबह समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो रिकॉर्ड इस बार बिक्री रही है। आप ज़रा ये बताइए कि फेस्टिवल स्टार्ट हो ही गए हैं, अब दशहरा, दिवाली, नवरात्रि अच्छे मौके होते हैं, तो क्या मान के चले कि अक्टूबर और नवंबर में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा और रिकॉर्ड बिक्री करेंगे आप? जी, ऐसा ही कुछ इम्कान है, क्योंकि जो जहाँ तक त्योहार का जो दौरानिया है हमारे मुल्क में, वो अलग-अलग सूबों में अलग-अलग वक्त पे होता है। और इसकी शुरुआत जो है वो 17 अगस्त को होती है केरला से, ओणम में, और वहाँ हमने देखा कि 24% इजाफा हुआ रिटेल सेल्स में इस साल। और अगर आप एक अंदाजन बात करें तो 23 से 26% जो सालाना सेल है वो इस दौरानिए में होता है। और इस बार इम्कान है कि हमारी इंडस्ट्री में 40 से 41 लाख गाड़ियां बिकेंगी। इसका मतलब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर की फरोख्त इस दौरानिया में होगी। और जहाँ तक ये इसका जो आगाज हुआ है केरला से, और गणेश चतुर्थी का जो हमारे मगरिबी सूबों में जो है अच्छा सेल हुआ है, इससे हमें उम्मीद है कि इस बार 10 लाख का आंकड़ा पार होगा, और ये एक रिकॉर्ड आंकड़ा होगा इस त्योहार के दौरानिया के लिए। शशांक साहब, अगर हम इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो वो भी एक 5 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच गई है। आपको ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं नजर आती है? एक तरफ इन्वेंट्री बढ़ रही है, या आपको लगता है कि पोस्ट फेस्टिव सीजन ये इन्वेंट्री वापस कम होगी और ये इन्वेंट्री फेस्टिव सीजन की वजह से बढ़ाई गई है? अगर आप इसके बारे में बताएं कि क्या आगे चल के थोड़ी सेल सोमबर होती हुई नजर आ रही है पिछले साल के मुकाबले? जी, देखिए 2023 आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि एक यकीनन एक बुलंद तरीन हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल हुई है इस पिछली तिमाही में। जो H1 का सेल है 2 मिलियन क्रॉस किया इंडस्ट्री में। जनवरी से सितंबर के अगर उसके हवाले से बात करें तो फरोख्त 3 मिलियन के ऊपर हुई है। ये सब हाईएस्ट एवर है, और अभी भी डिमांड के पैरामीटर्स काफ़ी स्टेबल हैं। जहाँ तक स्टॉक की बात है कि वैसे हमने पिछले सालों में भी देखा है कि जस्ट दिवाली के पहले और वो जो नवरात्रे हैं जो 14 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, उसमें स्टॉक थोड़ा बढ़ता है। तो 3,31,000 का स्टॉक इस समय इंडस्ट्री में इन्वेंट्री है, और ये करीब 30 दिन का स्टॉक है। यकीनन थोड़ी सी ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3,30,000 का स्टॉक क्रॉस किया है। लेकिन हमें ये यकीन है कि इस बार की ये इन्वेंट्री कम होगी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि रिटेल्स एक बार जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो तेजी से रिटेल होती है, खासकर हमारे शुमाली और मशरिकी जो सूबे हैं, जैसे यूपी है, हरियाणा है, और बंगाल है, झारखंड है। यहाँ पे अच्छी सेल होती है, और हमें उम्मीद है कि ये स्टॉक लेवल्स कम हो जाएंगे आगे वाले वक्त में। जहाँ तक 2024 का सवाल है, थोड़ा सा इस समय मुश्किल है बताना, लेकिन 2 रेड फ्लैग जरूर हम उस पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। एक तो इन्फ्लेशन कैसे जाता है, इस बार मानसून नॉर्मल रहा है लेकिन ऑयल की प्राइसेस हाई हैं, और दूसरा इसकी वजह से रेपो रेट्स अगर बढ़ते हैं और रिटेल फाइनेंसिंग के रेट बढ़ते हैं, तो एक वो क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान जो है 2024 पे लगता है। शशांक सर, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो डिस्काउंट की बात के बिना तो बात ही कंप्लीट नहीं होगी, तो ज़रा बताइएगा सर, जो एंट्री लेवल की कार सेगमेंट है आपका, उसमें डिस्काउंट का समय स्टेटस क्या, और कुछ बढ़ाना चाहेंगे आप और उसमें डिस्काउंट? जी, पिछले साल के मुकाबले थोड़े से बढ़े हुए हैं डिस्काउंट लेवल, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवेलेबिलिटी इस बार बेहतर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का क्राइसिस अब थोड़ा कम हुआ है, और जो छोटी गाड़ियां हैं वहाँ पे तो पूरे साल में जो प्रोडक्शन हुआ है, जो सप्लाई है, वो डिमांड से कहीं ज़्यादा है। तो इस वजह से डिस्काउंट लेवल पिछले साल से तो ज़्यादा है, जब वहाँ पे पिछले साल तो बहुत ज़्यादा सप्लाई का कॉन्स्ट्रेंट था। लेकिन मुझे इस लेवल से, इस सतह से और आगे इसमें इजाफा होगा ऐसा मेरा इम्कान नहीं है। मेरी पेशगोई तो ये है कि बल्कि कि ये थोड़ा कम ही हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब सेमीकंडक्टर का क्राइसिस जब से खत्म हुआ है, तो हम जो बहरान जो था सप्लाई का, वो अब उसमें कमी आई है, और इससे हमें सहूलियत मिली है कि हम अपने छोटे गाड़ियों का प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट करें,
जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब हम कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हम बड़ी गाड़ियां जो हैं, जहाँ पे एक लंबी कतार थी, वेटिंग थी, उसको हम कम करना चाह रहे हैं, और हम उन गाड़ियों को बनाने में अब कामयाब हुए हैं जब से सेमीकंडक्टर क्राइसिस खत्म हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस जो करंट डिस्काउंट लेवल है उससे ज्यादा इजाफा होगा। अपने तो लगता है कि कुछ मॉडल्स में तो कम भी हो सकता है। ठीक है शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए सुबह सुबह, और आपने डिस्काउंट और तमाम सारी क्वेश्चंस के आंसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल कॉल भी आप रखते हैं। हिमांक जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुनाफे का फंडा में। हिमांक जी गुड मॉर्निंग, जरा बताएंगे आपने आज शेयर कौन से ढूंढे हैं और उसके पीछे की रीजनिंग और क्या टारगेट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो सबसे पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो ग्रैन्यूल्स इंडिया है, और इसकी जो करंट प्राइस है वो 355 है और टारगेट प्राइस रहेगी 319, टाइम फ्रेम 3 महीना। तो ग्रैन्यूल्स में अगर आप देखें तो 3 बिजनेसेस हैं। एपीआई जो है वो लगभग 30% कंट्रीब्यूट करती है, पीएफआई जो बोलते हैं वो 20%, और जो फॉर्मुलेशन है वो 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो तीनों वर्टिकल्स के अंदर जो प्राइस और वॉल्यूम है इसका ट्रेंड काफी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली ग्रैन्यूल्स को एक हाइपरटेंशन ड्रग की अप्रूवल मिली है यूएस एफडीए से, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और जो क्वार्टरली नतीजे आएंगे उसमें भी जिस तरह के ये बिजनेस वर्टिकल्स के डेटा पॉइंट्स थे उसको ध्यान में लेते हुए ये नतीजे काफी अच्छे आने चाहिए। तो हमें लगता है कि ग्रैन्यूल्स इंडिया को 3 महीने के हिसाब से निवेश करना चाहिए। प्राइस टारगेट 390 रुपीज। और जो दूसरा मेरा स्टॉक है वो पावर सेक्टर से है, टाटा पावर, और काफी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, हम सब जानते हैं उसके बारे में। उसके अंदर जो स्पेसिफिक रीजन है वो ये है कि पॉलीसिलिकॉन और थर्मल कोल के प्राइसेस जो करेक्ट हुए उसमें थोड़ा सा ये कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। और उसके अलावा ये कंपनी ने जो पीक पावर की जो हमारी डिमांड थी ये पिछले 2-3 महीने में, उसके भी इसका इम्पैक्ट नतीजों में पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली देखें तो कंपनी ने बोला है कि टोटल जो रेवेन्यू होगा 61% जो है वो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल से आएगा, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो हमें लगता है कि टाटा पावर में भी निवेश कर सकते हैं। फ्रॉम 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 294 का है। ठीक है हिमांक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों शेयर्स बताने के लिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया तो खैर पिछली सीरीज से ही नोटिस हो रहा था, और इस बार भी बता रहे हैं कि ये शेयर लंबी अवधि के लिए ठीक है, आप इसको रखेंगे अच्छा प्रॉफिट बनेगा। पावर वाले स्टॉक्स भी चल रहे हैं, टाटा पावर बेहतरीन कंपनीज में से एक है, बढ़िया अच्छा रिटर्न दे रही है, और आपने उसको भी चुना है। हिमांक बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। खैर आपको पता ही है आज 3 तारीख हो चुकी है, 4 तारीख को ईटिना स्वदेश की एनिवर्सरी है, और लगातार कई मेहमान अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2 साल बेमिसाल आप स्वदेश के देख पा रहे हैं। नीलकंठ मिश्रा, विजय केडिया और देवीना मेहरा हमारे साथ होंगी। गौतम दुग्गड़ भी होंगे, सुनील सिंघानिया, विक्रम कोटक, दिनेश खारा, अतुल सूरी, जितने बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के और अलग अलग सेगमेंट के जितने बड़े नाम हैं वो सारे के सारे नाम ईटिना और स्वदेश पे दिखेंगे। ना केवल बधाई देंगे बल्कि बधाई के साथ साथ आगे की राह भी दिखाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये बधाई समारोह तक ही सीमित रहेगा, बल्कि इनसे हम पूछ के, इनसे थोड़ा आइडिया लेके आपके लिए अगला साल आपके लिए और कितना बेहतर होगा ईटिना स्वदेश के साथ, तो इससे बड़े मेहमान इंडस्ट्री में ढूंढे से नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने उनको ढूंढ को सहेज के रखा है, और कुछ मेहमान हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि अभी क्या करना चाहिए। बुलाने के लिए शुक्रिया, और आपको एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे लेके चलते हैं बातचीत को। विनोद मोदी हमारे साथ फंडामेंटल्स पे हैं, बाकी पैनलिस्ट जय पटेल, सोनी पटनायक, वैशाली पारिक, आयुष मेहता भी हैं। विनोद, मैं एलएनटी के बारे में
आपसे चर्चा करना चाहूँगा। स्टॉक में 1-1.5 महीने में बहुत ज़बरदस्त री-रेटिंग आई, बायबैक भी बढ़ाया गया, 3000 का भाव आया और वीकेंड में L&T के जो नए मैनेजमेंट हैं और जो नए चीफ हैं MD CEO साहब SNS साहब सुब्रमण्यम जी ने एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है। इन्होंने अपने जो टॉप मैनेजमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी बोला है कि एक नई स्फूर्ति के साथ अब कंपनी काम करेगी, आगे जाते हुए डिजिटाइजेशन पे फोकस रहेगा। इतनी सॉलिड कमेंट्री दी है, आगे ग्रोथ के लिए तैयार रहें। हम देख भी रहे हैं कि 1/3 इनकी ऑर्डर बुक अब ग्लोबल मार्केट से आ रही है, स्पेशली मिडल ईस्ट और हाइड्रोकार्बन और ऑयल एंड गैस सेक्टर से, जिसमें तेजी है। एक तो लेगेसी ऑयल एंड गैस से भी तेजी और न्यू हाइड्रोजन, सोलार, उस सब के प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त इनको मिल रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स दिख रहे हैं, $1 बिलियन ऑर्डर्स। 3000 का भाव है। इस वैल्यूएशन पे आपको कैसा नज़र आता है L&T, अगर मैं 2 से 3 साल के व्यू से भी नई पोर्टफोलियो परचेज करना चाहूँ? डेफिनेटली अजय जी, आई मीन 2 से 3 साल के पोर्टफोलियो से तो L&T को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है अभी भी स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। जो सबसे जो अहम बात हो रही है इस कंपनी के साथ कि इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हमें देखने को ही मिल रहा है, लेकिन खास में जो इनको ओवरसीज मार्केट में जो ट्रैक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, मिडिल ईस्ट में जो नए ऑर्डर आने चालू हो गए, मिडिल ईस्ट के अलावा दूसरे कंट्री से भी ऑर्डर्स आने चालू हो गए, जो नए सेगमेंट में जो आई मीन एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चूंकि अभी 1 महीने पहले हमने देखा था कि जो मिडिल ईस्ट में इससे जो अरामको का जो ऑर्डर आया है, जिसकी वजह से स्टॉक में बहुत लोगों ने री-रेट कर दिया, क्योंकि इनका जो खुद का जो इनफ्लो का गाइडेंस था FY24 का, वो अभी यहाँ से पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स एट द सेम टाइम, मुझे लगता है कि आने वाले महीनों या कुछ क्वार्टर्स में इनके जो हैदराबाद मेट्रो के जो इश्यू है वो भी सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। तो कंसीडरिंग एवरीथिंग, मुझे लगता है कि 2 से 3 साल का पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अभी भी बेहतर रिटर्न दे सकता है और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता। वैशाली, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का चार्ट देखा है आपने? फ्राइडे को ट्यूब इन्वेस्टमेंट में SBI म्यूचुअल फंड ने बड़ी सॉलिड बाइंग की है, कुछ 12 लाख शेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट पूरे ग्रुप के जो स्टॉक है, ट्यूब का जो पूरा ग्रुप है, उसके स्टॉक बड़े अच्छा कर रहे हैं इस समय। बट ट्यूब खास तौर पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की बात करूंगा और बता दूं अपने व्यूअर्स को, इन्होंने एक EV रिलेटेड सब्सिडरी भी डाली है और उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। कुछ लोगों को ट्यूब एक EV प्ले भी दिखता है अब। खैर, हम अभी वापस करेंगे बात ट्यूब की। वैशाली, चार्ट्स क्या कहते हैं? तो चार्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट है और फिलहाल जो हम देख रहे हैं एक सपोर्ट पे है। सो इफ मार्केट हैज टू कंटिन्यू एंड टेक दिस एज अ फेवरेबल अप मूव, तो आई थिंक ये लेवल पे जरूर खरीदा जा सकता है। 2950 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है एंड यहाँ से अगर बाउंस आता है तो नियर टर्म रेजिस्टेंस एक आता है 3220 पे। 3220 के ऊपर एक अपवर्ड मूव आ सकता है 33-3500 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ट्यूब पर वैशाली जी का ये व्यू। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। अब एक और बड़े दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, गुड मॉर्निंग। चलिए दीजिए इससे कर लेते हैं कि आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, बता दीजिए। जी नमस्कार। देखिए, ओवरऑल बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। निफ्टी जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेट है, एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो घटा है, तो मिक्स सेट ऑफ क्यूज मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स और सिलेक्टिव सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला ट्रेड मेरा ल्यूपिन का रहेगा। ल्यूपिन आप देखोगे पिछले 4 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। रोल ओवर्स की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग्स के रोल ओवर हो रहे हैं। फुट कॉल रेशियो में थोड़ा सा सर्ज हुआ है। स्टॉक एक की मूविंग एवरेज के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो 1150 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे लुपिन पे खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 1210 के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली एक की सपोर्ट को टर्न किया है। पिछले 6-7 दिन के जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस था उसको निगेट किया है। पिछले लगभग 4-5 महीने से आप देखें तो ये काउंटर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। स्टॉक के 600-610 की पुट में राइटिंग हो रही है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के लेवल से सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। सो टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह। 618 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 650-655 तक के टारगेट यहाँ पे छूने चाहिए। ठीक है, 650 तक के टारगेट से टाटा मोटर्स को लेकर बढ़िया है।
आरवीएनएल जरा एक बार जय आप देखिए, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है हिमाचल सरकार के, हिमाचल में प्रोजेक्ट के लिए 1098 करोड़ का। हालांकि ये शेयर चला था, प्रॉफिट टेकिंग का थोड़ा सा शिकार हुआ, थोड़ा सा नीचे आया है, आज शायद इसमें फिर से तेजी बने। आरवीएनएल को लेकर आपका कितना कन्विक्शन है? तो आरवीएनएल की पर्टिकुलरली डेली चार्ट पर हम बात करें तो काफी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। हमने देखा तो अराउंड 12 सितंबर से लेकर अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है, 170 के अराउंड के लेवल पर है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बाउंस बैक डेफिनेटली आ सकता है आरवीएनएल पर। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अराउंड 190 195 के बीच में, वहां तक जाने के आसार है ये स्टॉक में। और काफी अच्छा हमने देखे तो अराउंड सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, सुपर ट्रेंड लाइन सब पर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है मेरा आरवीएनएल पर, और यहाँ से भी एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए बाय कर सकते हैं आरवीएनएल में। 190 तक के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं ये स्टॉक पर। ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हम फटाफट से पता कर लेते हैं मेहमानों से जहां पर ट्रेड बहुत अच्छे बन सकते हैं, ब्रेकआउट के कैंडिडेट हैं और अच्छा मूव मिले। एक कंपनी है ज़ोडिएक क्लॉथ के नाम से, ZODIAC। एक बार आयुष आप इस शेयर को चेक करेंगे, ज़ोडिएक क्लॉथ। इसके अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम लास्ट सेशन के अंदर आया है और इसने रेंज को पार किया 125 126 वाली को एक ही साथ में। जरा देख के बताइए ये आज कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखाएगा? जी, अगर हमने इसके लास्ट ट्रेड पैटर्न की बात करें तो इसने 20% के अपर सर्किट के ऊपर ये स्टॉक लॉक था, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है, बिकॉज ये 20% के ऊपर था। अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो 127 से 130 का इसका एक सपोर्ट जोन है, जहां पे अगेन इसमें बाइंग करना चाहिए। और अगर किसी के पास ऑलरेडी इसकी पोजीशन है तो अगर हम देखे जाए तो इस स्टॉक में ऊपर में 155 से 160 तक के लेवल्स भी हम आने वाले हैं दिनों में देख सकते हैं। अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्टॉक रिट्रेस होता है तो 127 से 130 की रेंज में री एंटर करना चाहिए। आपने विंडो में रत्नेश जी को भी देख लिया होगा। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को जरा क्यूरियोसिटी है ये पता करने की पूर्वांकरा में आज सेकंड डे क्या करे। बहुत ज़बरदस्त चला सर, एक छोटी सी खबर हमारे हाथ लगी, हमने दर्शकों के सामने रखी। सेकंड डे 10% का मूव आ गया। अभी सर और चलेगा क्या पूर्वांकरा? एक बार जरा चेक करेंगे आप। गुड मॉर्निंग निमि जी, बिल्कुल पूर्वांकरा में काफी अच्छे इसमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली। तो पूर्वांकरा में अभी भी तेजी बिल्कुल बरकरार रह सकती है। ये 150 रुपए तक के लिए जाने के लिए है। यहाँ पे अगर किसी के पास में है तो बिल्कुल इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 122 रुपए का, और 150 रुपए तक के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। शानदार वेलकम हमारे सबसे प्यारे और सबसे चहेते मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट संजीव भसीन जी का, क्योंकि आज खास दिन है ईटी नाउ नेटवर्क के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पे आपको हर सुबह अब भसीन साहब की एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कॉल्स और इन्वेस्टमेंट बेट्स मिलेंगी, और ये ऑफिशियल वेलकम। खैर अभी इससे पहले भी आप भसीन साहब का प्यार हमें मिलता रहा है, लेकिन आज का दिन खास है, हमारे साथ भसीन साहब स्टूडियोज़ में हैं, तो इस तरह का रॉयल वेलकम तो बनता था। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए और हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव सिलसिला शुरू करने के लिए। थैंक यू अजय जी, आपने बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, इट इज़ ओवरवेलमिंग बट इट्स एक्सेलेंट। इट्स अ टोटल पंजाबी स्टाइल ऑफ वेलकमिंग। मैं ये फ्राइडे को लुधियाना में करके आया और सैटरडे को अमृतसर में, सो इट टेल्स मी कि पंजाबियों का स्टाइल अलग होता है और ईटी नाउ का स्वदेश का स्टाइल भी एकदम अलग है, तो क्यों ना हो।
लेकिन देखिए, हम ये चाहते हैं हमारे व्यूअर्स आपके अनुभव से बेनिफिट करें। आपका अनुभव ट्रेडिंग साइड पे 30 साल का अनुभव है, इन्वेस्टमेंट बेट्स, मैनेजमेंट मीट्स, बाजार के साइकिल, तो सारा अनुभव का निचोड़ हमारे व्यूअर्स को मिले, हमारी सिर्फ इतनी व्यू है। तो इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट बेट्स की बात करें, अभी आपका बाजार पे क्या व्यू है? करेक्टिव फेज थोड़ा चल सकता है? आपने कुछ समय पहले ही व्यूअर्स को थोड़ा सा तैयार किया था कि थोड़ा चिप्स ऑफ द टेबल ले लें, तो क्या बन रहा है व्यू अभी? पहली बात तो ये कहूंगा कि पंजाबियों से भी अच्छा डांस निकुंज करते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। दूसरी बात देखिए, मार्केट पे मैं बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। यू कैन नॉट हैव बॉन्ड inclusion, Maruti, L&T, PNB, Bank of Baroda hit new highs and the underperformance of Reliance now may be coming to an end. मुझे लगता है मिड कैप से ज़्यादा लार्ज कैप में बाइंग आएगी। और साथ में अजय जी देखिए, क्रूड हैज ऑलरेडी करेक्टेड 6%. मुझे लगता है सूनर रादर देन लेटर बॉन्ड्स एंड डॉलर ऑल्सो विल इवन आउट. यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज. आप एक तरफ बोल रहे हो कि यूएस में शटडाउन अवॉइड हो गया तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, और अगर शटडाउन होता तो आप कहते हैं जीडीपी कम हो जाएगी. तो दोनों तरफ बाजार चल नहीं सकता. द फ्लो ऑफ मनी, द रिटेल फ्लोज प्लस फेस्टिव सीजन ऑन द एनुअल प्लस वर्ल्ड कप plus our outperformance in Asian Games. I'm not all I'm saying is there is a lot of positive fervor. तो उसमें आप अपने ब्लू चिप लेना भूल मत जाइए. ये 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे का मौका है. 19,500 पे बहुत अच्छा प्लेटो बन गया. 19,400-500 पे मुझे लगता है 20,000 इज कमिंग फास्टर देन यू थॉट. क्या बात है, बहुत बढ़िया. ये आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल मंदी ना, जो थोड़ा करेक्शन था वो हो गया और लार्ज कैप में आपको ज्यादा वैल्यू दिखती है. आपकी बाइंग लिस्ट जो आज आप खास तौर पे हमारे लेके आए वो कैसी दिख रही है, बताइए. व्यूअर्स पूछना जानना चाहते हैं. तो देखिए, सबसे पहले रिलायंस लार्ज कैप्स में इसलिए बोल रहा हूं. एक तो जियो फाइनेंस की डीलिस्टिंग हो गई, जो भी लिस्टिंग हो गई. अब जियो फाइबर, जियो इटसेल्फ ऑन द आरपू इज अंडर प्राइस्ड. एंड थर्डली अजय जी, रिलायंस रिटेल विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो अब फेस्टिव सीजन आ रहा है. फोर्थली मैं आपको बोलूं कि रशिया हैज स्टॉप्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिस्टिलेट्स. तो ओटीसी में रिलायंस के लिए सबसे अच्छा मौका है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स. और वो आपको अब दिखेगा कि हाउ पेट्रोकेमिकल एंड अदर ऑफ देयर साइड प्रोडक्ट्स विल डू एक्सट्रीमली वेल. सम ऑफ पार्ट्स 2,300 रुपए में रिलायंस में 50 रुपए का डाउन साइड है, लेकिन 400 रुपए का अपसाइड. 3,000 का कम जियो का भाव बैठता है, जो 250 और 2,750 का भाव आपको ईयर एंड तक दिख जाएगा. क्या बात है. तो एक तो हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्ज कैप की टॉप पिक आपकी इस भाव से अच्छी लगती है. और इसके अलावा कि आपको, क्योंकि फेस्टिव सीजन का माहौल है, तो रिटेल तो एक हिस्सा है रिलायंस का, कुछ फेस्टिव साइड पे तो देखिए एसआरएफ मुझे बहुत पसंद है. मैं आपको बोलूं, लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल प्लेयर इन द कंट्री, द सोल सप्लायर टू बेयर. और फ्लोरोकेमिकल में जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो हो चुकी है. वी नो एग्रोकेमिकल, बट आपको पता है कि दैट साइकिल में टर्न फास्टर देन यू थॉट. एसआरएफ जैसा शेयर आपको डिस्काउंट पे ऑलमोस्ट एट अ 1 ईयर लो मिल रहा है. इट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू पिक. और मुझे लगता है 2600-2700 का भाव बहुत जल्दी आएगा एसआरएफ. एसआरएफ इज माई सेकेंड पिक. थर्ड वुड बी एचडीएफसी बैंक. अब आई एग्री एचडीएफसी बैंक का थोड़ा, बट अंडर परफॉर्मेंस जब आता है अजय जी तभी मौका आता है. You know, HDFC Bank is like Infosys, under promises and over delivers. Secondly, you have an opportunity in this correction to own the 7th largest bank in the world. वो किसी गलत रीजन के वजह से ही आपको भाव मिलेगा, नहीं तो आप 1700 1650 में चेस कर रहे थे, 1520 में वो. फोर्थली मैं आपको बोलूँ तो एसबीआई कार्ड्स, मैंने पहले भी कहा फेस्टिव सीजन एंड क्रेडिट कार्ड ऑफटेक विल बी वेरी गुड. द लायबिलिटी साइड इज डूइंग वेल. इट इज द एसेट साइज विच इज गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इंक्रीमेंट. फिफ्थली मैं बोलता हूँ IEX. देखिए IEX has a 93% market share and we agree that coupling will see little margins, market share. But 85% EBITDA है. और अजय जी, in the next 5 years volumes will be 15 times from where they are. We are a power surplus country and I think power has no two ways. You can include a Dixon and a Jio over there because those are two businesses which are doing extremely well. And last but not least, I think Tata Power will be my top pick as far as the power stocks go, closer to 260. ओके, IEX और टाटा पावर, दो पावर सेक्टर के भी आपने नाम जोड़े हैं. टाटा पावर तो अच्छा चल रहा है, IEX थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आपको इसी में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखाता. दूसरा आपका एसआरएफ का भी पिक काफ़ी डिफरेंशिएटेड है. कोई इस समय टच नहीं करना चाहता है केमिकल्स को, लेकिन आपने ब्रेव कॉल लिए कि ये अपने सेक्टर का दिग्गज है और इस भाव में सारी नेगेटिवनेस प्राइस इन हो चुकी है, यहाँ से लेना चाहिए. आपका
इस बार मैं देख रहा हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो है RIL, SRF, HDFC बैंक, IEX और टाटा पावर लार्ज कैप ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है बाजार के इस फेज में। अभिषेक, जी ठीक है। वसीम साहब की ये बेहतरीन शेयर, उसकी सारी की सारी लिस्ट और ये कन्विक्शन की 20,000 का जो आंकड़ा है, जितनी हम उम्मीद करके चल रहे हैं उससे जल्दी फिर से हम उसको अचीव कर लेंगे। बाजार की तरफ बढ़ेंगे और 30-35 सेकंड के आसपास का समय रह गया। एक बार जरा नजर डालते हैं। थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होने के संकेत है। 11 अंक नीचे है इस वक्त निफ्टी, और सेंसेक्स की बात करें तो 14-15 अंकों की मामूली सी कमजोरी के साथ वहां पर शुरुआत होगी। निफ्टी बैंक, वहां से भी कोई खास संकेत नहीं है। एक सपाट हम शुरुआत होते हुए देखेंगे निफ्टी की भी, लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा बुल्स के फेवर में। एक बार शुरुआत हो जाने देते हैं, उसके बाद उसको भी हम परखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आज ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए हैं उसके दम पर आपको आज लीड करते हुए दिखेंगे ऑटो स्टॉक्स। M&A में तकरीबन 3% की बढ़त पर शुरुआत होने जा रही है, लेकिन निफ्टी शुरुआत होने के बाद थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है। अब 70 अंक कमजोर है निफ्टी, 19,550 के आसपास के स्तर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक में गिरावट और बढ़ गई, 140 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है वहां पर है। अब करीब आधे % के आसपास की हम कमजोरी देख रहे हैं। 19,550 के फिर से नीचे निफ्टी है। हमने पिछले हफ्ते 19,500 के नीचे के स्तर देखे हैं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि 19,550 के आसपास निफ्टी। एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं। बहुत लंबी लिस्ट आपको तेजी वाली नहीं दिखेगी। जो शुरुआत आपको ओपनिंग टेक्स से दिख रही थी, शायद अब वहां से हम देख रहे हैं कि गिरावट ऊपरी स्तर से आ रही है। M&A में जो बढ़त है 1% से भी कम की है। एशियन पेंट्स थोड़ी सी तेजी है, 0.25% के आसपास की। L&T, अडानी एंटरप्राइजेज, HUL, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 0.25% के गेंस पर शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि आशंका थी, ONGC में आज कमजोरी आएगी क्योंकि कच्चे तेल का भाव तेजी से गिरा है। $90 के आसपास के भाव में ब्रेंट क्रूड की। ONGC करीब 2-2.5% की कमजोरी पर यहां पर शुरुआत हुई है। आयशर 2-2.5% ये कमजोर है। मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी हम कमजोरी देख रहे हैं, और रिलायंस, क्योंकि रिफाइनिंग का भी इनका बिजनेस होता है, थोड़ा सा उसका एक हिस्सा है, और 1% की कमजोरी के पर रिलायंस के शेयर की शुरुआत हुई थी। अगर रिलायंस अगर 1% कमजोर है तो निश्चित तौर पर आपको इंपैक्ट दिखेगा पूरे इंडेक्स पर। निफ्टी संघर्ष कर रहा है 19,500 के स्तर को बचाने के। लेकिन कंजम्पशन और फार्मा के स्टॉक्स की बात करें तो टाटा कंज्यूमर, इसके साथ साथ टाइटन 1% से ज्यादा नरमी यहां पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा IT में भी कुछ स्टॉक्स हमें कमजोर होते दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस के अलावा कंजम्पशन वाले स्टॉक, कुछ ऑटो वाले स्टॉक्स और मेटल स्टॉक से बाजार पर दबाव बन रहा है। और निफ्टी में सिर्फ इस वक्त 6 शेयर ऐसे हैं जहां पर हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है। अगर हम वायदा बाजार कुछ अगर स्टॉक्स की बात करें तो MGL, डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे, वहां पर देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी है। वेदांता के डीमर्जर के ऐलान करने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ी सी बाइंग जरूर आई है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। 2.5% के आसपास की मजबूती वहां पर हमें देखने को मिल रही है। डिम्पी से कुछ और शेयर जानते हैं कि मिड कैप्स में और कहां पर हलचल है। डिम्पी बताइए। जरा बुरा नहीं आया है। 1000 का जो नंबर आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहा है, इट्स नॉट अ बैड डील कि आपको ओपनिंग में मिल रहा है, और साथ ही साथ 500 को बचाने की जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है, ये टूटा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ है कि 44,300 पे बैंक निफ्टी है, भले 200 पॉइंट हम नीचे है, तो सब चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। एक बार हम आपको मैप और दिखा देते हैं, फिर मैं कुछ छोटे मझोले शेयर्स आपको नोटिस करवाऊंगा ज़रूर, आप इनमें अच्छे ट्रेड ढूंढ लीजिएगा। M&M ये एक आज बढ़ने वाला शेयर है। इसके अलावा आईशर आपको दिख रहा होगा, देखिए दोनों में डाइवर्जन है, एक शेयर सबसे ऊपर दिख रहा होगा, एक शेयर कॉर्नर में। ONGC का हमने जो शेयर आपको दिया ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्रूड की वजह से नीचे आया, 2-2.5% बेस अच्छा बना हुआ है, इसका फायदा आपको मिलेगा। हिंडाल्को, SBI, सिप्ला जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जहां पे गिरावट तो है करीब 1% के आसपास की, और बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या भी थोड़ी कम है, और वेटेज वाला शेयर अभी तो कोई नहीं दिख रहा। बट हाँ, आप उम्मीद करके रखिए कि शायद 19,500 के आसपास का एक बेस बन जाए। दूसरी बात आते हैं छोटे मझोले शेयर्स पे। एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, SKF इंडिया। आज ये शुरुआत में अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर आया है। एक बार इसको ध्यान रखिएगा, 3,500 शेयर किसी ने एक साथ मारे हैं और ये इस वॉल्यूम के साथ चल रहा है। इसके अलावा MGL पे एक रिपोर्ट आई है, मैरिको डाबर पे भी ध्यान रखिएगा, ये शेयर भी अच्छे से आज वापस नोटिस हो रहे हैं। MMTC भी 2-2.5% ऊपर है, ये
ऊपर है। ज्योति लैब थर्ड डे है जब बैक टू बैक ये शेयर चल रहा है, आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। एक अच्छी चीज़ हमको जो दिख रही है पूरी स्क्रीन देखने के बाद वो ये लग रहा है कि भले ही बड़े शेयर्स में आपको कंसोलिडेशन, साइडवेज, थोड़ा निराशा, थोड़ी उदासी दिखेगी, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं छोटे मझोले शेयर्स कैटेगरी के अंदर जहां पर तेज़ी का मोमेंटम ज़बरदस्त जारी है, जिसमें से मैंने आपको अभी ज्योति लैब का एक एग्जांपल दिया। ईज माई ट्रिप भी 2-2.5% ऊपर है। और इसके अलावा एक शेयर मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। इस शेयर पे भी ध्यान रखिएगा। तो ये आज का मार्केट का ओपनिंग का कुछ एक ट्रेड है। अब अजय के पास चलते हैं, वो मेहमानों से कनेक्ट करके आपको ट्रेड पता करवा देंगे। ये बाजार का हाले बयां, लेकिन आगे चलते हैं ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ। चंदन, आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? देखिए, ओपनिंग ट्रेड में मैं नॉन एफएनओ के कुछ काउंटर देखना चाहूंगा जहाँ पे काफी अच्छा सेटअप बना है। 2-3 स्टॉक्स यहाँ पे रेडार पे आ रहे हैं मेरे। एक काउंटर रहेगा आपका हुडको। इसमें अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। 2 दिन पहले एक पोल एंड फ्लिक का ब्रेकआउट बना था। वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स है, बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। इवन फ्राइडे को अच्छा मोमेंटम था और अभी भी एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना हुआ है। तो 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से हुडको को खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में लगभग 97-98 तक के टारगेट बनने चाहिए। ये ओपनिंग ट्रेड रहा चंदन का। सोनी पटनायक, आपके ओपनिंग ट्रेड? ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा सेल की तरफ और वो है सीमेंस फ्यूचर में। सीमेंस मेरे ख्याल से ब्रेकडाउन भी दे चुका है। सो 3660 का एक स्टॉप लॉस लगा है, छोटा ही स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं। नीचे का इसका टारगेट रहेगा 3600 पहला ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव और उसके नीचे 3580 दूसरा टारगेट रहेगा। जय पटेल, आपका ओपनिंग ट्रेड बाय है कि सेल? सो मेरा ओपनिंग ट्रेड बाय की तरफ रहेगा। एनबीसीसी पर काफी अच्छा अभी दिख रहा है। सुबह के सेशन में अराउंड 3 मिनट्स के चार्ट पर हम देखें तो प्रीवियस डे के हाई को अभी क्रॉस किया है 59.25 के वहां पर। तो मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा बस यहाँ पर जरूर से दिख सकता है। तो 61 का यहाँ से टारगेट हम लेके चल सकते हैं एनबीसीसी पर। जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बस काफी है, तो मुझे लग रहा है एनबीसीसी में भी वापस से बाइंग आ सकता है। प्रीवियस कैंडल के हाई को टच करके वापस से ट्रेड कर सकता है। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मैं भी थोड़ा सा मिड कैप की तरफ जाना चाहूंगा, बाय कॉल की तरफ से। मेरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफी अच्छा एक मोमेंटम मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 52 रुपए के स्टॉप लॉस से 58 रुपए तक के टारगेट के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ध्यान लगाना चाहिए। ओके, चलिए बसीन साहब तो हैं ही हमारे साथ स्टूडियोज में। बसीन साहब, एक स्टॉक पे आपसे बातचीत हो रही पिछले कुछ दिनों में, लेकिन लग रहा है कि वो भी क्रिकेट फीवर, हॉलिडे सीजन, फेस्टिव सीजन सबका बेनिफिशियरी है, देवयानी। बिल्कुल अजय जी, 190 पे आपको कहा था, देवयानी 300 रुपये का भाव मुझे दिखता है। इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक, बट अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड देखूं, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम स्टारबक्स टू कोस्टा कॉफ़ी। The added advantage is that there is a more, flavor has picked up. They are giving you more freebies. Or you cannot avoid Kentucky Fried because now it is also in the vegetarian menu. साथ में पिज्जा हट इज डूइंग, सो आई थिंक दैट फ्रेंचाइज इज डूइंग वेरी वेरी वेल। और मुझे कोई दो राय नहीं है, यहाँ से लेके एंड ऑफ द ईयर देवयानी विल बी माय टॉप पिक। एक और शेयर मैं आपको बोलूँ जो लोगों से अननोटिस जा रहा है, एवरीवन चेसिंग एमजीएल, बट आई थिंक आईजीएल जो वॉल्यूम और प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है और जो प्राइस इंक्रीज की है, आईजीएल इज अ मस्ट हैव। डिविडेंड यील्ड भी आप देख लीजिए और अंडर परफॉर्म किया है इसने एमजीएल को। मुझे लगता है आईजीएल कैन बी हेडेड फॉर 600 रुपीज, सो टेक दैट ऑल्सो एज अ स्टॉक विच हैज अ वेरी गुड वैल्यू एट दिस प्राइस। आईजीएल एंड देवयानी वुड बी माई स्टॉक्स फ्रॉम हियर टिल दिवाली। वजीर साहब, एशियन पेंट्स को भी दिवाली के लिए खरीद के रखें क्या? थोड़ी सी एक कमजोरी हमने देखी थी पिछले कुछ सत्र में, आज इसमें तेजी पर शुरुआत हुई है। हाँ, वो गुड मॉर्निंग अभिषेक, वो इस कारण से है कि क्रूड भी 6% घटा है, तो दैट्स अ डायरेक्ट कॉरलरी टू क्रूड, और साथ में इंडेक्स को थोड़ा सा वो। और एशियन पेंट जैसा बिजनेस नहीं है जो डेकोरेटिव में 53% मार्केट शेयर है, और आप जानते ही हैं कि दिवाली से पहले क्या रौनक होती है। और एशियन पेंट्स ने हर तरह का अपना जिस तरह से मॉड्यूल चेंज किया ड्यूरिंग कोविड एंड सो ऑन, it is a must have. I think it was unfortunate the passing away of Mr. Dani, but क्या wealth creator है। There are two companies which have never diluted equity, Asian Paint and MRF. Can you believe it? Since 40-50 years I have been tracking that stock. नहीं, बिल्कुल काबिल तारीफ कंपनी बनाई है उन्होंने, और अभी भी बहुत हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स रन कर रहे हैं, तो वैल्यू क्रिएशन तो रहा ही है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। हेडलबर्ग सीमेंट को लेके आए डायरेक्टर साहब, और वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा सोनी के साथ।
हेडलबर्ग सीमेंट में खबर यह है कि JSW सीमेंट उसको खरीदने के लिए, हेडलबर्ग जो जर्मन पे उनसे बात कर रहा है इंडिया एसेट्स खरीदने के लिए। स्टॉक 3% ऊपर है। सोनी जरा इसके चार्ट्स देख के बताएं आप, हेडलबर्ग क्या ट्रेड है यहाँ पे? देखेंगे तो छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड बन सकता है। 180 का सपोर्ट है, आप 179 का स्टॉप लॉस लगाए, ₹1 का बफर रखिए और मेरे ख्याल से ऊपर इसका पहला टारगेट इंट्राडे में मेरे ख्याल 188 और 190 की तरफ जाते हुए दिख रहा है। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव है, छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इसी लेवल पे। शायद 190 192 की तरफ थोड़ी बहुत उसको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग। सो इसलिए आप इंट्राडे में अगर मिलता है तो ही बुक कर लीजिए इसको। ठीक है, ये व्यू हेडलबर्ग पर। लेकिन भसीन साहब जरा रिलायंस पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि रिलायंस के बारे में ना आपसे बहुत सारे लोग सुनना चाहते होंगे। अब 2300 रुपए के आसपास का भाव हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर था ना तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अब मतलब ना सही भाव पर है, बिल्कुल लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपका भी कन्विक्शन है या फिर थोड़ा सा और नीचे का इंतजार करवाएंगे? नहीं अभिषेक, ये भाव से अगर आपने नहीं लिया रिलायंस तो फिर आप चूक गए। जो वीकनेस थी आ गई, और अगर इंडेक्स ने वापस 20,000 जाना है तो रिलायंस ने 2650 जाना है। रिलायंस हैज करेक्टेड इनफ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चाहे आप कहें जियो के आरपू का राइज, चाहे आप जियो फाइबर कहें, जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि फाइबर विल नाउ बी इन एवरी हाउस होल्ड इन एवरी विलेज। मैंने तो देखा है फिजिकली। और थर्डली, फेस्टिव सीजन से पहले जियो रिटेल विल बी लाफिंग इट्स वे टू द बैंक। फोर्थली, आप देखिए रशियन एक्सपोर्ट्स बंद होने से डिस्टिलेट प्राइसेस में इसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो 2315, 20, 22, 25 में आपको इकट्ठा करना ही करना है। ये शेयर बाजार में अगर 20,000 आना है इस महीने तो रिलायंस ने 2600 रुपये जाना ही जाना है। इट इज़ द बेस्ट हैवी वेट टू बाय एट दिस टाइम अलॉन्ग विद HDFC बैंक। दो शेयर इनफैक्ट मेरे को पता करने, पहले मैं जरा MMTC के बारे में पता कर लेता। जय जरा आप बताएंगे MMTC आपको शेयर ठीक लग रहा है? 10% का इसमें सर्किट है, अभी 5% ऊपर आया है। ये आज में 10% का सर्किट लगा सकता है क्या? वॉल्यूम तो ठीक है इसके अंदर, तो लग तो रहा है आज के दिन में ये लगा सकता है, बिकॉज जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो 62 के वहां पर है, 25 सितंबर को आया है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल जा तो सकता है आज के दिन में ही। और तो पाइवट चार्ट में R3 के ऊपर चल रहा है, तो जैसे MMTC और बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जब वॉल्यूम के साथ जब आता है तब अपर सर्किट के दौरा वापस से आ जाता है। कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग था 3-4 दिन से, तो मुझे लग रहा है आज के दिन में अपसाइड दिख सकती है। इवन आज के दिन में ना दिखे तो 1-2 दिन में डेफिनेटली MMTC के लिए अपसाइड दिख रही है, तो बाय डेफिनेटली करना चाहिए MMTC को। स्टॉक में काफी अभी बज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मुझे काफी अभी बज अच्छा दिख रहा है। ओके ठीक है। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला और आपका वेलकम इस तरह का तो खैर बनता ही है, और आपने आज समय भी दिया, अच्छे से शेयर्स भी बताए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, दो शेयर्स के बारे में को और पता करना है, जहाँ पर हमने एक न्यूज़ फ्लो भी आपके सामने रखा था कि कुछ प्रो अकाउंट से पोजीशंस हो रही हैं। वो है शूज़ से जुड़ी हुई कंपनी है, इसमें दो नाम मैं फिर से बता देता हूँ, एक है खादिम, दूसरा है लिबर्टी। इनमें अभी एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ये शेयर आज की गिरावट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इन शेयर्स के अंदर वापस से तेज़ी बन जाएगी। रत्नेश, एक बार आपको चेक करना है, ये खादिम और लिबर्टी ज़रा चेक करो, आज की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पहला 1 घंटा इसी तरह से डल रहे, उसके बाद फिर से स्पीड पकड़ लें। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, तो मैं सौदा डालूं सर? इनका जिक्र करें आपने तो डीपीजी खादिम तो जरूर बिल्कुल एक अच्छा पैटर्न का इसने ब्रेकआउट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली थी लास्ट वीक में 28 तारीख के आसपास में, तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो बिल्कुल इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी पास करेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर करेगा, तो जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 310 रुपए का बनेगा। ऊपर में टारगेट जो बनते दिखेंगे, पहला जो बनेगा 330 रुपए का और दूसरा बनेगा 350 रुपए का। तो खादी में बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ में। लिबर्टी शूज अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, डिम्पी जी अपने की एवरेज के आसपास जरूर कंसोलिडेट कर रहा है, पर अभी एक किसी भी तरह का चार्ट पे ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक 270 रुपए का वेट करना चाहिए, उसके बाद में जरूर एक इसमें अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो खादी में थोड़ा सा लिबर्टी शूज में थोड़ा सा वेट करें 270 रुपए के ऊपर में, फिर इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 265 रुपए का, फिर टारगेट बन सकता है 285 रुपए का। ठीक है, ये एक फ्राइडे को हमने देखा कि एक स्टॉक में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी, नवीन फ्लोरीन को लिख के आइए।
13-14% की गिरावट थी। देखिए आज 100 रुपये बढ़ चुका है। हमने इस पर उस समय में बात की थी, आपको बताया भी था कि ये एक आदमी के छोड़ने से पूरी कंपनी का बिजनेस मॉडल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में शायद थोड़ा सा हिल जाए, लेकिन बदल नहीं जाएगा। और ये वो कंपनी है जिसने काफ़ी वैल्यू क्रिएट करके दी है और होनहार लोग हैं जो उस रोल को, पद को लेने की कोशिश करेंगे। और ये मैटर 15% स्टॉक तोड़ने का नहीं है, डेज हाई की तरफ है, स्टॉक 2% ऊपर। रत्नेश, ज़रा नवीन फ्लोरिन के चार्ट देख के बताएं। मैं फ्राइडे के लोज में लेके बैठा हूं, इस भाव से क्या लगता है? नवीन फ्लोरिन में फ्राइडे को हमने एक ब्रेकडाउन जरूर देख लिया था, हालांकि आज उसका फॉलोअप नहीं मिला है। अगर आपने फ्राइडे के लो पे जैसा आपने जिक्र करा कि किसी ने लिया, तो मेरे हिसाब से अभी जरूर एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी तरह का एक चार्ट में वापस से रिवर्सल नहीं बना है। तो मेरे हिसाब से अगर मुनाफा आ रहा हो तो बांध लेना चाहिए। हालांकि नई फ्रेश पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन अभी यहाँ पे नहीं लगती है। लेके बैठे हैं, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। एक और स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसकी खबरें बार बार बढ़ती चली जा रही हैं। प्रमोटर्स इसके अंदर एग्जिट करना चाहते हैं, ग्लोबल कंपनीज भी इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अलावा। वीआईपी इंडस्ट्रीज, चंदन, वीआईपी के चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको? 660-65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी देखिए, वीआईपी में काफी अच्छा ब्रेकआउट कुछ दिन पहले बना था, बट वो मोमेंटम बन नहीं पाया और ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव बना। 720 से स्टॉक 640-45 तक ड्रिप हुआ और वापस एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ रहा है। मेरे हिसाब से 640 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और ये पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर में लगभग 700-705 तक के स्विंग्स यहाँ पे वीआईपी में बनने चाहिए। ठीक है, वीआईपी पर ये व्यू। चंदन जी, जरा आप एमसीएक्स को चेक कीजिए, क्योंकि 2000 रुपये के ऊपर जब ये शेयर गया था तो थोड़ा सा उसमें तेज़ी और बनी थी, और आज फिर से 2000 रुपये के मुहाने पर ये शेयर खड़ा है। 3 अक्टूबर को इनको नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना था, वो हुआ नहीं, सीबी ने उस पर रोक लगा दी। एमसीएक्स क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी हम देख रहे हैं। हालांकि आज उतना ज़्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन क्या ये कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है यहाँ से? कितनी आशंका? जी देखिए, एमसीएक्स की हम बात करें तो इस काउंटर में काफी अच्छा स्विंग बना, बट जो भी ऑफिस न्यूज अपडेट हुए उसकी वजह से थोड़ा उठापटक देखने को मिला है। आज के दिन भी हल्का सा डाउन है, तो ध्यान रखें एक मेजर लेवल को प्ले करें। मेरे हिसाब से 1920-1940 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये जोन। तो जब तक वो जोन में एक रेंज बाउंड रहेगा, ऊपर में 2100 के ऊपर निकलेगा तभी स्टेबिलिटी बनेगा। तो ये दो तो इमीडिएट सपोर्ट को ध्यान रखें, हल्का सा डिप आने दे, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन इनिट करे। 2 दिनों में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन और स्विंग्स देखने को बने हैं, तो थोड़ी और वोलेटिलिटी रहेगी। मेरे हिसाब से 1920-1940 एक मेजर सपोर्ट रहेगा किसी को लॉन्ग अक्यूमुलेट करना है। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये भी थोड़ा सा शेयर और ये कमजोर हो रहा है। सोनी, टीवीएस श्री चक्र में आज शुरुआत उतनी तेजी से नहीं हुई थी, लेकिन अब ये 5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। किस तरह की चाल आप देख रही हैं टीवीएस श्री चक्र में, क्योंकि पिछला महीना ना इनके लिए ठीक रहा है, 10-12% के आसपास की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है इसमें। जी डेफिनेटली, अगर चार्ट्स में हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ही है और आज भी ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है कि जा सकता है। अगर पोजिशनली में देखूं तो 3600 का एक टारगेट नजर आता है। करंट लेवल से भी देख सकते हैं ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है और आज के मार्केट की चॉपीनेस को वो रिएक्ट भी कर रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव लग रहा है। सो आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। डे लो का इनफैक्ट आपके लिए अच्छा स्टॉप लॉस भी बन सकता है अराउंड 3200 और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 3600 पोजिशनली। ठीक है, 109 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक काम किया है, 44,300 का थोड़ा लेवल्स को ब्रीच कर रहा है। एक बार दिखा दीजिए बैंक निफ्टी। उसकी बड़ी वजह है फिर से बड़े बैंक्स का प्रॉब्लम होना। 12 में से 11 बैंक लाल निशान में है और इसमें सबसे बड़ी वेटेज जो है HDFC, जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। एक बार HDFC को भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। और इस समय बैंक्स में जो नुकसान है सबसे ज़्यादा HDFC का ही है, और दूसरा SBI भी नुकसान दे रहा है, ICICI भी नुकसान दे रहा है। अब आते हैं निफ्टी 50 पे। एक बार ना निफ्टी 50 डिस्कस करने से पहले आप एक बार इंडिया विक्स दिखा दीजिए वापस से। आज 6.5% की है। 3 दिन में विक्स का जो स्विंग है वो 9% तक का पहुंच रहा है, यानी कि एक दिन 8% ऊपर, फिर 8% नीचे, फिर 6-7% ऊपर। ये अच्छा साइन नहीं है मार्केट के अंदर, ये आपको बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा है।
तो इसलिए बाजार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है 19,500 पे। लेकिन 2 बार ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी चले और अभी हम टूट गए, तो इसलिए अभी चले और अभी टूट गए जब तक हो नहीं जाता ना पूरा, सौदे पंच मत करना, सौदों को सिर्फ देखते रहो, इस तरह का ट्रेड बनते नहीं है। आते हैं एक और शेयर पे जो मेरी कैश की लिस्ट में था, वो था मैरिको, 4.5% ऊपर। आज रिपोर्ट आई थी डाबर की, लेकिन मैरिको का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चंदन सर, एक बार ज़रा मैरिको चेक करेंगे, आज का इंट्राडे का गेम बुक करके बाहर निकले या फिर अभी थोड़ा बने रहे इसे पोजिशनली? ये थोड़े ऐसे शेयर्स हैं ना, ये 4.5-5% चलने पर रुक जाते हैं एक बार। जी देखिए, मैरिको मेरे हिसाब से मूवमेंट आया, अच्छा मूवमेंट है, बट मल्टीपल बैरियर है और काउंटर का नेचर ही स्लो एंड स्टडी मूवमेंट का है। पिछले 2 दिन पहले एक बड़ा सेल ऑफ आया था, रिकवर हुआ। मेरे हिसाब से एक बार बुक करें, वापस नीचे में 570-565 के बीच में मिले तो वापस एक्यूमुलेट करें। तो ना केवल हम आपको शेयर्स के बारे में बता रहे हैं, बल्कि जो इस कंपनी की आज लिस्टिंग होने जा रही है JSW इंफ्रा, उसकी भी तस्वीरें हमने विंडो में काट रखी हैं आपके लिए। और एक और बात, कल इटिना स्वदेश के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में, इस महोत्सव में जुड़ सकते हैं। मैं इसको महोत्सव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप और हम दोनों एक फ़ायदे के सौदे के अंदर हैं। सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि इसमें आपकी भी बात है। इसलिए जब आपकी बात आएगी तो हम थोड़ा पीछे हट के देश के जो नामी ग्रामी एनालिस्ट हैं ना, उनको कर देते हैं, ताकि आपका फ़ायदा बरकरार रहे। आशीष चौहान से बेहतर कौन बता सकता है? BSc और NSC दोनों का एक्सपीरियंस उनके पास है। डेप्यूटी MD SBI के सिंह साहब हमारे साथ होंगे। नितिन गडकरी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, सबसे बेहतरीन मिनिस्टर बताए जाते हैं, इनको रोड मैन की उपाधि मिली हुई है। तो ये सारे जो नाम आप देख पा रहे हैं इंडस्ट्री के, सब नाम हैं, चाहे फंड्स के हों, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे वो मार्केट को कवर करने वाले हों, या फिर नोडल एजेंसीज के MDs और CEOs क्यों ना हो, वो सब के सब इटिना स्वदेश के साथ कल जुड़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसके बारे में हम चर्चा अच्छे से और करेंगे। एक शेयर और पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर अजय अपने क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे को जो पता करना है स्टील कंपनीज का है, JSL, एक बार आप चेक करेंगे। जय, खबर ये आ रही है कि स्टील के दाम बढ़ सकते हैं। मेरे को टाटा स्टील थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए मेरे को हाथ डालने में दिक्कत हो रही है। एक बार जरा JSL आप चेक करेंगे। JSL, तो JSL नो डाउट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, पर 500 के वहां पर एक थोड़ा रेजिस्टेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम के साथ ये रैली आई अराउंड, हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर चल रहा है। 430 440 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके आया हुआ है, तो यहाँ से रैली काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। 500 पर एक थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पर मुझे अपसाइड काफी अच्छी दिख रही है। 541 प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसके वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, तो 500 के बाद लेने की सलाह होगी। अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करिए। 502 का जब क्लोजिंग से बेसिस पर ये भाव चले, उसके बाद बाय करने की सलाह रहेगी JSL पर। ठीक है, ये है जिंदल स्टेनलेस, जो स्पेशलिटी स्टील कंपनी, इसको एवरेज स्टील कंपनी की तरह ना माने। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज ICICI सिक्योरिटीज ने एक इनिशिएटिव का नोट निकाला है, वो है यूरेका फोर्ब्स पे। जी हाँ, हमारे सबके घरों में जो वाटर प्यूरिफायर लगा रहता है, ये वो कंपनी है और 2.5% ऊपर है स्टॉक, करीब 500 रुपये का भाव इस समय दिखाई दे रहा है। चंदन, यूरेका फोर्ब्स पे आपने नज़र डाली है? पिछले 1-1.5 क्वार्टर से धीरे धीरे चल रहा है स्टॉक। आज इस पर एक ब्रोकरेज नोट आया, लेकिन चार्ट्स इसके बहुत स्टेडी हैं, 700 के लक्ष्य के साथ आया। पिछले 6 महीने का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब यूरेका फोर्ब्स का, तो मालूम चलेगा किस तरह से स्टॉक बिहेव करता आया है। इस भाव से आपको कैसा नजर आता है ये? बिल्कुल, यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम आज बना है। सेटअप यहाँ पे सुधरे हैं। इमीडिएट सपोर्ट आपका रहेगा 487 488 के आसपास। तो मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है या बनाना चाहते हैं, 487 488 का सपोर्ट बना सकते हो। अभी भी ऊपर में 530 से लेके 555 तक का रूम इस स्टॉक में बन रहा है। राइट, ये हो गया यूरेका फोर्ब्स। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1% तक की गिरावट इसे में दिखाई है। इमीडिएट रिबाउंड नहीं आ रहा है और न आ रहा है HDFC बैंक में, और इसी वजह से आपको बाजार कमज़ोर होता हुआ नजर आया और उसके बाद अभी तक तो कोई रिबाउंड का लक्षण खास तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखिए। वसीम साहब भी बता के गए हैं कि ये मेजर बाय जोन में आ रहे हैं वैल्यूएशन के तौर पे, HDFC बैंक और रिलायंस। आज आयशर मोटर में खास मंदी नजर आ रही है, करीब 4% घट गया है ये। जय,
आयशर मोटर नीचे कितना जाता हुआ नजर आता है, या लेने का वक्त आ गया? एक नजरिए से देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के वहां पर है, और पिछले 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने। बट थोड़ा हम नीचे एक्सपेक्ट करें तो अराउंड 3300 3297 के वहां पर एक दूसरा सपोर्ट है। वहां तक जाने के आसार है, बट यहाँ से भी लेने का एक डेफिनेटली एक चांस अच्छा है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से भी फ्रेश खरीदारी करनी हो तो कर सकते हैं। इंटरडे बेसिस पर मुझे लग रहा है थोड़ा बॉटम आउट होने के आसार है यहाँ से। 3320 3330 के बीच में की रेंज में हम यहाँ से खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। बट इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के थोड़ा सतर्क रहना होगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए 3-4 महीने का अगर नजरिया हो तो मुझे आयशर मोटर पे काफी अच्छा बस दिख रहा है। ठीक है, 3-4 महीने का आपको व्यू रखना होगा आयशर मोटर्स के शेयर में। 3.5% की आज भारी भरकम कमजोरी, निफ्टी का टॉप लूजर ये शेयर। लेकिन 4% के आसपास की तेजी हम देखने की सुज़लॉन के शेयर में है, और ये 27 रुपए के आसपास है। चंदन जी, आपको लगता है कि 27 वाली जो बाधा है उसको पार करके ये शेयर ऊपर जाएगा और यहाँ से भी तेजी कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि 26-27 के रेंज में गया, फिर वहां पर सप्लाई आ गया, शेयर नीचे आ गया है। देखिए, सुज़लॉन की बात करें तो काउंटर में एक टेक्निकली बढ़ा रही रेटिंग मैं बोलूंगा पिछले 5-6 महीने में देखने को मिल रहा है। हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। डिस्क्लेमर रहेगा, कवरेज स्टॉक नहीं है, बट टेक्निकली काउंटर अच्छा लग रहा है। सेटअप यहाँ पे चेंज है, तो पॉजिटिव सेटअप देखना चाहिए मेरे हिसाब से। 24 रुपए इमीडिएट सपोर्ट है, और फाइनली ऊपर में 32 से 34 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे जो बनने चाहिए। ठीक है, सुज़लॉन पर ये व्यू। बाजार बिल्कुल संघर्ष कर रहा है फिर से 19,500 के स्तर को बचाने की, और जैसा कि अजय बता रहे थे कि जो बड़े वेटेज वाले जो शेयर हैं वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 1% से ज़्यादा नीचे है। अगर आप फेडरल बैंक, जिसके कि अपडेट्स अच्छे आए थे, और एक्सिस बैंक को निकाल दीजिए, तो निफ्टी के 12 में से 10 शेयर इस वक्त कमज़ोर हैं, और एचडीएफसी बैंक उसको लीड कर रहा है 1% के आसपास की कमजोरी के साथ। रिलायंस में 1% के आसपास कमजोरी है, यानी कि अगर आप निफ्टी के वेटेज को निकाल के देखेंगे तो 14% अगर आप एचडीएफसी का रख लीजिए, 10% रिलायंस का, तो करीब करीब 25% के आसपास के वेटेज वाले जब दो शेयर जब कमजोरी दिखा रहे हों तो निश्चित तौर पर बाजार का मूड कैसे सुधरेगा, ये सोचने वाली बात है। 19,500 के आसपास है निफ्टी, और निफ्टी बैंक में जो कमजोरी है वो है 350 अंकों के आसपास की। रिलायंस से करीब करीब सेंसेक्स करीब 400 अंक इस वक्त नीचे। कंजम्पशन वाले जो शेयर जिनको कि डिफेंसिव भी कहा जाता है वो बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। एशियन पेंट्स, HUL, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी है। इसके अलावा ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर में भी हल्की फुल्की खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। कुछ हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है सीमेंट स्टॉक्स में भी। अल्ट्राटेक के नंबर्स भी ठीक ठाक आए थे, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ाने की भी खबर आ रही है सीमेंट कंपनीज की तरफ से, तो थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है। अल्ट्राटेक भी ऊपर है, इंडिया सीमेंट भी आपको ऊपर दिखेगा। जय, एक बार जरा आप इंडिया सीमेंट को देखिए, करीब करीब 2% के आसपास की तेजी है। इसमें क्या करना चाहिए? आज क्या तेजी और ये बढ़ सकती है, प्लस कर सकते हैं इसको? तो आज के लिए मुझे लग रहा है ये तेजी बिल्कुल बढ़ सकती है। थोड़ा 30 मिनट्स के चार्ट पर हम देखें तो यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, 237.8 के वहां पर अभी ब्रेक किया ये स्टॉक ने। और लेवल, पाइवट लेवल की बात करें तो 244 पर मुझे रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है 6 रुपए बढ़त आ सकती है इंट्राडे बेसिस पर। स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, प्रीवियस लेके हाई को क्रॉस किया, और काफी वॉल्यूम के साथ किया है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से भी 6% का 6 रुपए का अप यहाँ से भी दिख सकता है 228 के पास से। अभिषेक, जब आप बैंकिंग स्टॉक्स पढ़ रहे थे आपने फेडरल बैंक का जिक्र किया। आज वो हमारे एक मेहमान हैं वैशाली, उनकी आज की कॉल थी फेडरल बैंक। आप देखिए बाकायदा इस तरह के मार्केट के अंदर भी 2-2.5% ऊपर है। ये जो कॉल्स का सेटअप होता है ना आपके लिए, हम जो लेके आते हैं मेहमानों के साथ में, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होता है। और उसमें एक कड़ी और जुड़ी हुई है, वो है ऑप्शंस का चैंपियन। ये भी सुपर हिट सीरीज़ है, और आप इसमें कई ट्रेड से आपने कई बार पैसा बनाया है। तो आज भी यही चेक करते, अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय देने के लिए। थोड़ा आज लोड ज़्यादा है आपके पास, कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है, लेकिन बताइए आपने कौन सा ऑप्शन चुना है? जी गुड मॉर्निंग। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो स्टॉक सिलेक्ट करा है वो हेल्थ केयर क्षेत्र से अपोलो हॉस्पिटल है।
जो करंट मार्केट वोलेटिलिटी है, जहाँ पे थोड़ा इंडाइसिस में थोड़ा सा सेलिंग का दबाव देखने को मिल रहा है, वहाँ अक्टूबर सीरीज जैसे स्टार्ट हुआ तो हेल्थ केयर और फार्मा क्षेत्र में एक अच्छा स्टार्ट देखने को मिला है अक्टूबर सीरीज में। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी जो पहला दिन था नया सीरीज का, वहाँ पे प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा देखा जाए तो एक पॉजिटिव बिल्डअप था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। हमारा मानना है कि 5124 पे जो अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड कर रहा है वो आपको 5250 या 5300 तक देखने को मिल सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक। तो रणनीति रहेगी कि आपको 5200 की कॉल बाय करनी है अक्टूबर एक्सपायरी की, जो करीबन 115-120 के आसपास आपको मिलेगी। इसमें आपको स्टॉप लॉस बना के चलना है 75 और टारगेट आपका रहेगा, पहला टारगेट 200 और सेकंड टारगेट 225। ये प्रीमियम के ऊपर टारगेट और स्टॉप लॉस है। इसका लॉट साइज 125 का है, तो अगर मैं एब्सोल्यूट टारगेट और स्टॉप लॉस गिनूं लॉट साइज के हिसाब से तो अप्रोक्सीमेट टारगेट बनेगा 12,500 का और स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 6,250 का। की ऑप्शन की रणनीति। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम पूर्वी शाह को शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। हमने फ्राइडे के सेशन में देखा वन साइडेड अपमूव हमने फार्मा स्टॉक्स में देखा। इनफैक्ट ऐसा अपमूव हमने फार्मा स्टॉक्स में कई दिनों से देखा ही नहीं है। स्टॉक्स 5-10% चल रहे थे। एरिस जैसे स्टॉक 8-10% थे। औरोबिंदो ऑलमोस्ट 1000 आ गया है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स का डेटा भी ये बता रहा है कि देखिए फॉलो बाइंग भी एरिस में कि ग्रोथ पिकअप हो रही है। पूर्वी और ये फार्मा में एक वन साइडेड बाइंग नजर आई थी हमें फ्राइडे को। क्या बाजार ये बात समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर अंडर वैल्यूड है, या एक रिव्यूड व्यू फार्मा स्पेस की तरफ बाजार क्यों आता हुआ नजर आ रहा है? जी गुड मॉर्निंग। अगर फार्मा में हम देखें, पिछले क्वार्टर में भी हमने बात करी थी कि आगे के क्वार्टर्स में डोमेस्टिक बिजनेस चाहे वो हो या फिर यूएस के बिजनेस में एक ग्रोथ मोमेंटम जो है वो सस्टेन हो रही है, तो नंबर्स भी काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। एंड जहाँ तक बात हो रही है तो ये लग रहा है कि द स्ट्रीट नोज की थिंग्स आर ऑन अ स्टेबल ग्राउंड। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज काफी स्टॉक्स में अगर जब मिलती है तो वो पोजीशंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पूर्वी अगर आपसे हम ये पूछें कि इस वक्त अगर हम फार्मा स्पेस में अगर हम बड़े वाले फार्मा कंपनियों और छोटी वाली फार्मा कंपनियों बांट के, तो यहां से आपको कहां पर ग्रोथ ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? देखिए, जब ग्रोथ की बात होती है तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों कंपनीज बेहतर कर सकती हैं, छोटी हो या बड़ी हो। द क्वेश्चन इज वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन का कंफर्ट होता है ना, तो हमारा कंफर्ट ज्यादातर लार्ज कैप्स में दिख रहा है, बिकॉज अभी भी जो रन अप हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा हुआ है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ही अगर हम लोग देख ले तो पिछले 6 महीने में हम देखते हैं तो औरबिंदो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वो एक कंफर्ट वहां पे नहीं होती है, तो फिर हम लोग ने उसको डाउनग्रेड किया था सेल पे। तो फिलहाल जो हमारा कंफर्ट है वो स्टॉक्स जैसे कि सन फार्मा है या सिप्ला है, मैनकाइंड है, इन सारे स्टॉक्स में कुछ जहाँ पे थोड़ी भी अपसाइड और बाकी है, तो यहाँ पे हमारी कंफर्ट ज्यादा है। पूर्वी, चूंकि आपके ही जवाब से थोड़े से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। सन फार्मा में, सिप्ला में हमने देखा कि निवेशकों ने अच्छे पैसे बनाए हैं, ये शेयर चले भी हैं और कहीं ना कहीं अब जिस लेवल पर ये सारे के सारे शेयर पहुंच गए थोड़े से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अपसाइड आप बता रही है थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए रुकें या फिर कहीं और बेहतर बेट आपके स्पेस में दिख रही है? जी, अगर स्ट्रैटेजी इन दो स्टॉक्स को लेके रखनी है तो पहले मैं सिप्ला को लेती हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो सिप्ला में बहुत सारी न्यूज़ फ्लो हो रही है। फर्स्ट अगर आप देखें तो उसके एक्विजिशन की काफी बातें हो रही है, चर्चा हर रोज कुछ नया होता है। कोई आज टोरेंट है तो कल डॉक्टर रेड्डी है, तो कल कोई और पीई रेस में है, तो इस वजह से ना ये एक मूवमेंट आ रही है। दूसरी मूवमेंट आ रही है अगर हम देखें तो सिप्ला मैनेजमेंट ही खुद ही बता रहा है कि चाहे कोई भी आ जाए, स्ट्रैटेजी उनकी आगे जो 3 या 5 साल के लिए यूएस को लेके या इंडिया को लेके वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो अपने आप में एक कंफर्ट दे रहा है। दूसरा चीज जो हुआ था वो उनके इंस्पेक्शंस हुए थे, तो वहां पे भी थोड़े ऑब्जर्वेशंस आए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ था। तो इस वजह से हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज बाउंड
एरिया में रहेगा, Q2 के नंबर्स देखे जाएंगे, वहां पे कमेंट्री देखी जाएगी, उसके बाद एक डायरेक्शन आपको मिलेगा। जहाँ तक सन फार्मा की बात है तो वहां पे भी अगर हम देखें तो Q2 नंबर्स जैसे मैंने बोला कि काफी क्लोज है, सो दैट विल गिव अ बेटर डायरेक्शन टू ऑल द स्टॉक्स। निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो फिलहाल के लिए आप रुक जाएं। अपसाइड यहाँ से आई थिंक सो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10% के ऊपर नहीं है, तो जब भी ब्रॉडर मार्केट करेक्शंस होती है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए इन स्टॉक्स में, पर उसमें भी आपको एक अक्यूमुलेट स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि आगे चलकर अगर हम देखें तो आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम देखें तो दिवाली आएगी, उसके बाद प्री बजट है, इलेक्शंस है, काफी सारी इवेंट्स है जो ऑलरेडी लाइंड अप, जिसके न्यूज फ्लो बेसिस पे आपको ब्रॉडर मार्केट करेक्शंस देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको काफी सारे अच्छे स्टॉक्स एक बेटर एंट्री पॉइंट पे मिल सकते। ठीक है पूर्वी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और फार्मास्यूटिकल्स में जब जब बज़ रहेगा तो आपसे बेहतर नाम हमको मिलता नहीं है, इसलिए हम आपको थोड़ा परेशान भी करते रहते हैं और आगे भी करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप हमको अच्छे से गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ी देर पहले हमने खादिम के बारे में जिक्र किया था, तो वो लाल निशान में था, वो हरे निशान में आ गया। हम ये नहीं कह रहे कि उसका बहुत पैसे आपके लिए बन गए होंगे, बट हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि इन शेयर्स के पास एक बेस है। अपने वित्तीय सलाहकारों से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। रत्नेश ने थोड़ी देर पहले आपको खादिम के बारे में बताया था, ये शेयर 2 रुपये ऊपर है। अब बड़ा पता एक दो पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने तो पहले ही तोड़ दिया था 300 वाला लेवल, अब थोड़ा रिवर्स हो रहा सौदा। आप देखेंगे तो निफ्टी नीचे आ रहा है वापस से 500 को टेस्ट करने के लिए, बट बैंक निफ्टी ने ठीक रिकवरी दिखाई है। तो ये जो चर्निंग हो रही है ना इंडाइसिस के बीच में हो रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में, इसलिए दोनों ही इंडाइसिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखिए। सिर्फ सपोर्ट बचा लेना दोनों, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जीत जाएंगे दोनों इंडाइसिस इस तरह के मूड और माहौल के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। एक शेयर मेरे को पता करना है, आज ज़्यादातर शेयर जो आपको दिख रहे होंगे ना वो FMCG से दिख रहे होंगे, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स। जय एक बार शेयर चेक करेंगे गोदरेज कंज्यूमर्स का, ये थोड़ा रख सकते हैं क्या इस सीरीज़ के लिए? आज की ओपनिंग और आज का वॉल्यूम थोड़ा ठीक लग रहा है इस शेयर में। तो गोदरेज कंज्यूमर, जस्ट अ सेकेंड। सो गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो आज के दिन में काफी 1000 के ऊपर डेफिनेटली चल रहा है, पर ये सस्टेन होना चाहिए थोड़ी देर तक। मुझे लग रहा है जब तक सस्टेन ना हो तब तक अभी फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 104 105 के ऊपर ये स्टॉक अगर जाए, सॉरी 1004 1005 के ऊपर जाए, फिर यहाँ से फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कंजेशन जोन काफी है। हर मूव 21 डे, 34 डे, 50 डे सबका कंजेशन हो रहा है। सो ये कंजेशन को पार करने दे, आराम से फिर बाय करिए, कोई जल्दी नहीं है। अराउंड 1% का लेट मूव आएगा, बट ओवरऑल परफेक्ट मूव आ सकता है। तो 1010 के अराउंड बाय करे और 1050 तक के टारगेट यहाँ से आ सकते हैं अगर वो लेवल को पार हुए। RSI की तरफ से ओवरसोल्ड से ऊपर की तरफ आ रहा है, डेफिनेटली अच्छा है। MACD की तरफ से पॉजिटिव क्रॉस ओवर आ रहा है निचले स्तरों पर, तो मुझे ये स्टॉक में काफी अच्छा बाइंग दिख रहा है, बट कंजेशन जोन से बाहर निकलना चाहिए ये स्टॉक, उसके बाद ये फास्ट चल सकता है। GSL के बारे में चर्चा की थी, करीब 500 की तरफ वो बढ़ता हुआ शेयर है, अच्छा वॉल्यूम था, और जय ने ही आपको बताया था कि हाँ GSL थोड़ा और अभी चल सकता है। अब आप देखिए वो 500 की तरफ बढ़ता हुआ शेयर आपके अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर और है जिसकी पिटाई 3-4 दिन पहले हुई थी, जब GST का नोटिस आ गया था उनको, हज़ारों करोड़ रुपए मांग लिए गए, 11,000 करोड़ रुपए की रकम थी वो था डेल्टा कॉर्प। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और आज दोनों ही दिन इसने अपने आप को रोक लिया, अब गिरावट नहीं दिखा रहा। सोनी, मेरे को सिर्फ इतना समझना है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अभी देखें या फिर डर और चिंता बरकरार है डाटा में भी अभी, इसलिए थोड़ा दूर रहे अभी इससे। जी डिम्पी जी, अगर हम देखेंगे डेल्टा कॉर्प का चार्ट्स और डेरिवेटिव डेटा दोनों ही आपको इंडिकेट कर रहा है, काफी कॉशन के साथ इसमें रहिए, बिकॉज ये डिसाइसिव इंडिकेशन या डिसाइसिव ट्रेंड आपको नीदर साइड बता रहा है। नीचे के साइड में अगर 130 को ब्रेक करता है तो और भी वीकनेस हो सकता है इसमें, 120 to 115 की तरफ भी जा सकता है, और ऊपर की तरफ इसके मल्टीपल रेजिस्टेंसेस बन गए हैं। मेरे ख्याल से पहले तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा 140 145, वो रेजिस्टेंस बैंड को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो थोड़ी बहुत उसमें रिबाउंस बैक की उम्मीद जाग सकती है। बट जब तक वो नहीं होता है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। मेरे ख्याल से सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है 130 का,
सो इसमें कॉशन ट्रेड लीजिए, ना ही ऊपर की तरफ ना ही नीचे की तरफ, अवॉइड कीजिए स्ट्रिक्टली, हम इसमें बोलेंगे। ये तो हो गया डेल्टा कॉर्प पे एक व्यू। लेकिन एक और स्टॉक जिसकी आज पिटाई हो रही है वो है ओएनजीसी। जी हाँ, ओएनजीसी अभी 85 का 95 जब ब्रेंट हुआ था तो वन साइडेड चला था क्योंकि ये लॉन्ग ऑयल ट्रेड है। लेकिन ऑयल प्राइसेस में ओवर द वीकेंड अगर आप देखें तो काफ़ी ज़ोर से कमी आई है। 95 वाला ब्रेंट करीब करीब 89.5 हो गया है और इसलिए शॉर्टिंग हो रही है, रिवर्स किया जा रहा है। जय, अगर ओएनजीसी में मैं लॉन्ग होल्ड कर गया हूँ, फंस गया हूँ, क्या तुरंत काट दूं स्टॉप लॉस लगा के, या वापस ये बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट है अभी? तो थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पर 182 तक, थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी इतना गिर चुका है और यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के वहां पर आने का ट्राई करेगा, वहां सपोर्ट ले सकता है। सो थोड़ा 180 टू 183 के रेंज में आएगा, उसके बाद फ्रेश डिसीजन लेना चाहिए। अभी तो होल्ड करके रखिए, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, ऑलरेडी चल गया था तो थोड़ा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस सपोर्ट के वहां पर है 181 प्रीवियस सपोर्ट है, तो जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो होल्ड करके रखिए। और अगर स्टॉक में थोड़ा भी डाउनसाइड है उसके बाद आप एग्जिट हो सकते हो 180 के नीचे, तब तक होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई ओएनजीसी पर। रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेके आइए एक बार। 2317 के करीब करीब गिर के थोड़ा सा रिबाउंड करता हुआ नजर आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखना ये आज बहुत मेक और ब्रेक है। अगर ये स्टॉक संभल जाता है तो निफ्टी संभल जाएगा, वरना 19,200 की तरफ जा सकता है। आईटीसी को भी लेके आइए, वो भी एक ऐसा स्टॉक है जिसपे गिरावट में आप नज़र बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं स्टॉक में, कुशन है, आज 1% नीचे है। किस भाव पे सोनी, जरा आईटीसी के चार्ट देख के बताएं, किस भाव पे वापस लेने का मन करेगा आपका? ये आईटीसी से एक कंसोलिडेशन के रेंज में है। 435 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको होल्ड कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट भी किया है उसको ब्रेक करने की, बट ब्रेक कर नहीं पा रहा है। सो जब तक 435 होल्ड करता है मेरे ख्याल से बाउंस बैक कर सकता है। थोड़ा सा कंफर्मेशन हमको मिलेगा अगर वो 450 के ऊपर दोबारा ले सकता है प्राइस को, तो मेरे ख्याल से 435 का सपोर्ट जो है वो कंफर्म रहेगा। या तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, आप 435 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 450 का पहला उसका एक रेजिस्टेंस या टारगेट आप देख सकते हैं। मोमेंट 450 के ऊपर जाता है मेरे ख्याल से दोबारा ये अच्छा हो जाएगा और 470 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, 470 रुपए। हालांकि जब से 450 के नीचे आया है ना, मतलब आईटीसी के लिए ऐसा लगता है जान ही निकल गई है। डीमर्जर की खबर आई थी होटल कारोबार की, उसके बाद से हमने उत्साह पूरी तरह से गायब होते हुए दिखा। बाजार का हाल भी आज कुछ ऐसा ही है। 19,500 बचेगा या नीचे उसके जाएगा, ये समझेंगे एक बड़े एक्सपर्ट से। हालांकि अभी आपको 19,499 के स्तर आपको दिख रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पर क्या होता है ये भी आज दिन भर की बात है।